राधा 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 राधा। फिर है नेक्स्ट टॉपिक है फेडरलिज्म इन इंडिया। तो फेडरलिज्म क्या है? एक कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्फनी है ऑर्केस्ट्रिंग शेयर्ड सोवरेनिटी बिटवीन सेंटर एंड द स्टेट। ये अच्छा बन सकता है इंट्रोडक्शन में। ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द लैटिन टर्म फ्यूडस, इसका मीनिंग है ट्रेटी या फिर कोवेनेंट। तो इट वाज फर्स्ट practically adopted by the United States 1787 में एज अ मॉडल टू यूनाइट सोवरेन स्टेट्स अंडर शेयर्ड फ्रेमवर्क। तो जो स्टेट्स हैं उनको यूनाइट करने के लिए किया था ये। देन कंसेप्ट ऑफ फेडरलिज्म, तो इसमें क्या है? फेडरलिज्म जो है इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नेंस इन विच टू और मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट शेयर अथॉरिटी ओवर द सेम टेरिटरी एंड पीपल। तो दो या दो से ज़्यादा लेवल की जो गवर्नमेंट होती है, जैसे स्टेट और सेंटर हो गया, तो वो शेयर करेंगे अथॉरिटी, दोनों के पास में पावर शेयर करते हैं ओवर सेम टेरिटरी एंड पीपल, इंडिया के ऊपर, है ना, और सेम ही लोग होंगे। तो इट इज़ कैरेक्टराइज बाय डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड द स्टेट। दोनों को पावर दे रखी होती है। ऑटोनॉमी इन लेजिस्लेटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव, फाइनेंशियल स्फीयर। तो दोनों इंडिपेंडेंट होते हैं, अलग अलग लॉ बना सकते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, फाइनेंशियल के लिए, स्फीयर के लिए। देन है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन जो है एक्टिंग एज अ सुप्रीम लीगल फ्रेमवर्क। तो वो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है, तो सबसे ऊपर होता है ये। देन इंडिपेंडेंट जुडिशरी होती है टू रिजॉल्व डिस्प्यूट बिटवीन लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। तो ये जुडिशरी इंडिपेंडेंट होगी, किसी का फेवर नहीं करेगी, जिससे झगड़ों को सुलझाए। देन है थियोरटिकल फ्रेमवर्क एंड एवोल्यूशन। इसमें क्या होगा कि थियोरटिकल मॉडल्स ऑफ फेडरलिज्म, इसमें क्या है? ड्यूल फेडरलिज्म, देन कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, क्वासी फेडरलिज्म, एसिमेट्रिक फेडरलिज्म। तो इसमें 4 टाइप के बता रखे हैं। तो ड्यूल फेडरलिज्म, इसको लेयर केक भी बोलते हैं। तो इसमें क्या होगा कि इसका डेफिनेशन है कि सेंटर और जो स्टेट है वो जो है ऑपरेट करेंगे इन सेपरेट क्लियरली डिफाइंड स्फीयर ऑफ अथॉरिटी। एकदम सेपरेट होते हैं, एकदम अलग अलग अथॉरिटी होती है इनकी, अलग अलग स्फीयर में, ठीक है। देने की फीचर जो है वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर, वर्टिकल होता है इसमें। स्टेट्स हैव सोवरेन डोमेन, तो उनका स्टेट्स का एरिया भी सोवरेन होता है, उन्हीं के अंडर होता है वो। एंड कॉन्स्टिट्यूशन एज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द इक्वल्स। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक टाइप का कॉन्ट्रैक्ट होता है। सेंटर ऑफ द स्टेट जो है वो इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं। तो एग्जाम्पल्स का यूएसए में है, तो उसमें क्या है? कोर्ट जो है प्रोटेक्ट करता है स्टेट की ऑटोनॉमी। तो जो स्टेट की इंडिपेंडेंस होती है उसको जो कोर्ट प्रोटेक्ट करेगा। एक्सक्लूसिव जो स्टेट फेडरल जुरिसडिक्शन होता है इसमें। देन है क्रिटिसिज्म, तो ये क्या है? इनफ्लेक्सिबल होता है ये। लैक अडेप्टेबिलिटी ड्यूरिंग नेशनल क्राइसिस। तो अडेप्टेबिलिटी इसमें कम होती है, होती नहीं है या तो। जैसे पेंडेमिक हो गया, इकोनॉमिक शॉक हो गया, तो उसमें स्टेट ने जो बोल दिया वही हो गया, पूरे देश का नहीं सोचते ये। देन कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, तो ये क्या है? मार्बल केक बोलेंगे इसको। तो ये क्या है? सेंटर एंड द स्टेट जो है शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ टू अचीव कॉमन गोल। तो गोल एक ही होता है कि मान लो जीडीपी बढ़ानी है, इकोनॉमिक ग्रोथ करना है, ह्यूमन डेवलपमेंट करना है, ये तो रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर कर देते कि भाई तेरा ये काम है, तेरा ये काम है, तुमको ये करना है। तो की फीचर्स क्या, इसमें फंक्शनल ओवरलैप होता है। ये हो सकता है दोनों कोई किसी एक ही काम को कर रहे हो, क्योंकि दोनों का कॉमन गोल होता है इसीलिए। देन जॉइंट प्रोग्राम होते हैं कि हेल्थ और एजुकेशन का, कि हाँ भाई तुम भी इस पे काम करो, तुम भी स्कीम लाओ, तुम भी स्कीम लाओ। देन फिजिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कोऑर्डिनेशन होगा, कोऑर्डिनेट करेंगे। तो एग्जाम्पल्स का कनाडा जो भी नहीं हो गया, इंडिया पोस्ट 1991, फिर जीएसटी काउंसिल, इसमें भी सेंटर स्टेट होंगे। देन नीति आयोग, इसमें भी होगा। देन है क्रिटिसिज्म, क्या है? रिस्क ऑफ ओवर सेंट्रलाइजेशन, सेंटर में जो डोमिनेट एजेंडा सेटिंग की, सेंटर जो है एजेंडा सेट करेगा और स्टेट को फॉलो करना पड़ेगा, और सेंट्रलाइजेशन ज़्यादा हो सकता है। देन है नेक्स्ट है क्वासी फेडरलिज्म। तो इसका डेफिनेशन है फेडरल स्ट्रक्चर विद डोमिनेंट सेंटर एंड लिमिटेड स्टेट ऑटोनॉमी। कि फेडरल स्ट्रक्चर तो है पर उसमें सेंटर डोमिनेट करेगा और स्टेट की ऑटोनॉमी जो होती है, पावर होती है, कम होती है।
की फीचर क्या होगा कि अनइक्वल पार्टनर्स होते हैं। सेंटर जो है ऑल्टर स्टेट्स बाउंड्रीज, आर्टिकल 3। तो दोनों के पास में पावर बराबर की नहीं होगी, सेंटर के पास ज़्यादा हो सकती है या फिर स्टेट के पास। तो इमरजेंसी पावर जो है सेंट्रलाइज अथॉरिटी। तो इमरजेंसी में क्या है कि सेंटर के पास में पावर आ जाती है पूरी। एग्जाम्पल हो जाएगा इंडिया में, एज पर केसी वेयर क्या बोल रहे हैं कि सेंटर जो है लेजिस्लेट ऑन स्टेट मैटर इन क्राइसिस। तो सेंटर जो है क्राइसिस में लेजिस्लेट करेगा, लॉ बनाएगा स्टेट मैटर्स के ऊपर। स्टेट कंसेंट नॉट रिक्वायर्ड फॉर टेरिटोरियल चेंजेस। तो जब बाउंड्री चेंज करते हैं तो सेंटर जो स्टेट से पूछता नहीं, उसकी ज़रूरत भी नहीं है। देन क्रिटिसिज्म क्या है, ये इरोड कर देगा फेडरल वैल्यूज़ को, वीक कर देगा स्टेट ऑटोनॉमी ड्यूरिंग पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस के टाइम पे जो है वीक कर देगा। देन एसिमेट्रिकल फेडरलिज्म। तो इसमें क्या होगी, सर्टेन स्टेट एंजॉय डिफरेंशियल ऑटोनॉमी बेस्ड ऑन कल्चर और हिस्टोरिकल फैक्टर्स। तो किसी किसी स्टेट के पास में ज़्यादा पावर होती है। तो इसमें एग्जांपल इंडिया के पास इंडिया हो गया, जैसे आर्टिकल 370 जो जेएनके को देता है, 371 जो है नॉर्थ ईस्ट को देता है, कनाडा में है, क्वेबेक में है। लिंग्विस्टिक कल्चरल राइट मिलते हैं इनको कनाडा में, क्वेबेक जो है। तो इसमें क्या की फीचर क्या है कि स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन होता है। इसमें कॉन्स्टिट्यूशन अलग से आर्टिकल होता है कोई, उसके थ्रू ऐसा होता है कि भाई स्टेट को ज़्यादा पावर दे दी। तो इसमें क्या है, एथनिक या फिर रीजनल अकोमोडेशन, एथनिकसिटी के बेसिस पे अकोमोडेशन होते हैं। अनइक्वल फेडरल यूनिट्स। तो जो यूनिट्स होती है, स्टेट्स होते हैं, वो अनइक्वल होते हैं। हर स्टेट इक्वल नहीं होता, किसी को ज़्यादा पावर होती है, किसी को कम होती है। तो इसमें क्या है, क्रिटिसिज्म क्या हो जाएगा इसका, मे क्रिएट योर रिसेंटमेंट और डिमांड फॉर पैरिटी, कैन फ्यूल सेशनस सेंटिमेंट्स। तो जो दूसरे स्टेट जिनके पास में कम पावर है, जो है उनमें गुस्सा आ जाता है कि, और वो अलग होने का ट्राई करते हैं। देन इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं हम क्या है। तो इंडिया जो है इंडिया जो है, तो इंडियन कॉन्टेक्स्ट, तो इंडिया जो है इसको डिस्क्राइब करता है एज ए यूनियन ऑफ स्टेट। आर्टिकल 1 बोलता है इंडिया क्या है, इंडिया इज़ अ यूनियन ऑफ स्टेट, ठीक है, नॉट अ फेडरेशन फॉर्म बाय एग्रीमेंट। तो इंडिया जो है फेडरेशन नहीं है, बट एक यूनियन ऑफ स्टेट है। तो जो फ्रेमर हैं इन्फ्लुएंस बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट्री ट्रेडिशन, तो उसमें यूएस जो है फेडरल, तो वो जो ब्रिटिश का पार्लियामेंट ट्रेडिशन था उससे इन्फ्लुएंस हो गए। और किसी से हुए, 3 चीज़ों से ज़्यादातर, एक तो पार्लियामेंट, ब्रिटिश का पार्लियामेंट ट्रेडिशन, फिर यूएस फेडरल स्ट्रक्चर एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो उन्होंने क्रिएट कर दिया मॉडल जिसमें कि स्ट्रॉन्ग सेंट्रल बायस होगा, जिससे इंश्योर करें कि भाई जो नेशनल यूनिटी इंश्योर कर सके, स्पेशली इन अ डाइवर्स एंड न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्री। ठीक है, उसके बाद में क्या है, बेसिक फीचर ऑफ इंडियन फेडरलिज्म। क्या क्या है इसके बेसिक फीचर। तो पहला तो है कि ड्यूअल गवर्नमेंट सिस्टम है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, डिवीजन ऑफ पावर, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, rigid yet flexible constitution, unequal representation of in upper house, then a centralized emergency power। तो क्या ड्यूअल गवर्नमेंट सिस्टम, इसमें क्या होगा कि इसमें क्लियर डिस्टिंक्शन होता है यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में। ड्यूअल गवर्नमेंट कि भाई ये स्टेट गवर्नमेंट है और ये सेंटर की गवर्नमेंट है, तो एकदम क्लियर डिस्टिंक्शन होगा। देन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, तो इसमें क्या है कि प्रोवाइड जो है डिटेल्ड डिमार्केशन ऑफ पावर एंड फंक्शन। तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में सब लिखा हुआ है कि भाई आर्टिकल इतने से इतना जो है सेंटर की पावर के बारे में है, कंकरेंट लिस्ट हो गया, स्टेट लिस्ट हो गया, तो लिखा है। तो मतलब
वो एक दूसरे की उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकते। नहीं लिखा हो तो वो बोलते कहाँ लिखा है, स्टेट बोलेगा, सेंटर बोलेगा कहाँ लिखा है, मैं तो कर सकता हूँ, तो वो स्टेट बोल सकता है कि यहाँ लिखा है। देन डिवीजन ऑफ पावर, तो ये 7 शेड्यूल में दे रखा है। तो यूनियन लिस्ट जो है 97 आई, तो पावर डिवाइड करें कि यूनियन लिस्ट में 97 है, स्टेट लिस्ट में 66, कंकरेंट में 47 है। देन सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो बोथ यूनियन और द स्टेट गवर्नमेंट जो डिराइव्स प्राइवेट फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर कोई नहीं है, ये लोग कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन से ही ये लोग पावर लेते हैं। ये तो अगर मान लो स्टेट जो अगर सेंटर से पावर लेता तो फिर वो तो मतलब फेडरलिज्म नहीं, फिर वो सेंटर आ जाता, यूनिटरी हो जाता पूरा। देन है इंडिपेंडेंट जुडिशरी, तो सुप्रीम कोर्ट जो सेटल करेगा सेंटर और स्टेट के डिस्प्यूट, आर्टिकल 131 136 में लिखा है। तो अगर मान लो इंडिपेंडेंट जुडिशरी मतलब वो किसी के फेवर में नहीं है, ना सेंटर के फेवर में ना स्टेट के फेवर में, इसलिए इंडिपेंडेंट होना ज़रूरी है। देन रिजिड यट फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें क्या है, फॉर्मल अमेंडमेंट जो है रिक्वायर फॉर स्ट्रक्चरल चेंज आर्टिकल 368 में, बट सेंटर कैन ऑल्टर स्टेट बाउंड्री आर्टिकल 3 में। तो रिजिड मतलब कि भाई 368 होगा, बट फ्लेक्सिबल में क्या होगा कि भाई आर्टिकल 3 हो जाएगा। देन अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन अपर हाउस, तो राज्यसभा जो है डज नॉट फॉलो स्ट्रिक्ट फेडरल क्वालिटी लाइक द यूएस सेनेट। तो इंडिया के फेडरलिज्म में क्या है कि राज्यसभा में जिसमें ज़्यादा पॉपुलेशन स्टेट में उसमें क्या बोलते हैं उसको ज़्यादा सीट्स मिलेंगी। देन सेंट्रलाइज इमरजेंसी पावर, तो नेशनल और द कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी के टाइम पे क्या होगा, पावर जो है वो शिफ्ट कर देगा टू द यूनियन, पावर्स शिफ्ट टू द यूनियन। तो इंडिया के फेडरेशन में क्या है कि सेंट्रलाइज इमरजेंसी पावर है यहाँ पे, ठीक है। देन यूनिटरी फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या आएगा, फीचर एक्सप्लेनेशन एंड एग्जाम्पल। तो बेसिकली यूनिटरी फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होगा, यूनिटरी फीचर क्या क्या है, एक तो भी फेडरल फीचर्स थे। देन यूनिटरी फीचर क्या है कॉन्स्टिट्यूशन के, तो स्ट्रॉन्ग सेंटर है, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है, सिंगल सिटीजनशिप है, आर्टिकल 3 है जिसमें स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, इमरजेंसी प्रोविजन, ऑल इंडिया सर्विस है, गवर्नर का रूल है, गवर्नर का रूल नहीं रोल। तो स्ट्रॉन्ग सेंटर में क्या होगा कि मोर पावर एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज जो है सी यूनियन के पास होते हैं। तो एक तो इम्पॉर्टेंट पावर, एक तो नंबर वाइज ज़्यादा है और इम्पॉर्टेंट पावर यूनियन के पास में ज़्यादा है, और फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी ज़्यादा है। एग्जांपल यूनियन लिस्ट में 97 हैं, स्टेट लिस्ट में जो 66 आइटम्स हैं ओरिजिनली। देन है सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन नेक्स्ट, तो अनलाइक यूएसए इंडिया हैज़ ओनली वन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर यूनियन इन द स्टेट, एक ही है। तो यूनिटरी फीचर मतलब वन, यूनियन मतलब वन है ना, तो एक ही है, दोनों उसके लिए अलग से नहीं है। तो इसमें क्या है, एग्जांपल में है नो सेपरेट जो स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेप्ट JNK प्री 2019। तो उससे पहले जो है स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन था 19 से पहले, उसके बाद में एक ही हो गया। देन है सिंगल सिटीजनशिप, तो इंडियन सिटीजन्स आर ओनली सिटीजन ऑफ इंडिया नॉट ऑफ एनी स्टेट, तो इंडिया के सिटीजन है। देन है नो ड्यूअल सिटीजनशिप लाइक इन यूएसए में 2 होते हैं। देन आर्टिकल 3 स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन, तो इसमें क्या है, पार्लियामेंट जो ऑल्टर कर सकते हैं बाउंड्री या फिर नाम किसी भी स्टेट का विदाउट स्टेट कंसेंट, उसके कंसेंट के बिना कर सकता है। तो इसमें एग्जांपल हो जाएगा कि 2014 में तेलंगाना का फॉर्मेशन हुआ जो। देन है इमरजेंसी प्रोविजन, तो इसमें क्या होगा कि इमरजेंसी के टाइम में क्या है, पावर जो है वो यूनियन के पास में कंसनट्रेट हो जाती है, इमरजेंसी पावर गेट्स कंसनट्रेटेड विद द यूनियन। तो इसमें क्या होगा, एग्जांपल जाएगा प्रेजेंट रूल आर्टिकल 356, नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352। देन ऑल इंडिया सर्विस, तो इसमें क्या होगी, कॉमन सर्विस कंट्रोल्ड बाय सेंटर बट वर्किंग इन स्टेट। तो कॉमन सर्विस जो है वो कंट्रोल तो सेंटर करता है, पर वो वर्क जो स्टेट में करते हैं, स्टेट में काम करेगा, सेंटर कंट्रोल करेगा। एग्जांपल IAS IPS जो है ऑफिसर्स पोस्टेड इन स्टेट बट रिक्रूटेड सेंट्रली, स्टेट में पोस्ट होते पर रिक्रूट तो सेंटर करता है,
देन गवर्नर का रोल तो क्या है, अपॉइंटेड बाय द सेंटर कैन ओवरराइड स्टेट एग्जीक्यूटिव इन सम केसेस। तो मतलब सेंटर अपॉइंट करेगा और स्टेट का एग्जीक्यूटिव है जो उनको ओवरराइड कर सकता है कुछ कुछ केसेस में जहाँ पे उसकी डिस्क्रिशनरी पावर होती है वहाँ पे। देन उसके बाद में क्या एग्जांपल, गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल, तो इसमें क्या है, गवर्नर ऑफ द वेस्ट बंगाल एंड सेंटर का कॉन्फ्लिक्ट होता रहता है, ये फ्रीक्वेंट एग्जांपल है इसका। देन ये अपना हम जब कंपेयर करते हैं तब क्या है, इंडियन वर्सेस वेस्टर्न फेडरलिज्म। तो बेसिकली नेचर ऑफ फेडरलिज्म कैसा है, इंडियन मॉडल में क्वासाई फेडरल है या फिर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर। तो क्वासाई कोऑपरेटिव है, सेंटर स्ट्रॉन्ग है। वेस्टर्न मॉडल में क्या है कि एग्जांपल यूएसए में, तो इसमें क्या ड्यूल फेडरलिज्म है विथ क्लियरली डिमार्केटेड पावर फॉर सेंटर एंड द स्टेट। तो ड्यूल फेडरलिज्म है। इंडिया में क्वासाई है या कोऑपरेटिव है। देन नेक्स्ट पॉइंट है फॉर्मेशन। तो बेसिकली इंडियन मॉडल में क्या है, नॉट फॉर्म्ड बाय एग्रीमेंट। जो इंडिया का फेडरलिज्म है वो एग्रीमेंट से नहीं हुआ है, नॉट फॉर्म बाय द एग्रीमेंट अमंग यूनियंस अमंग स्टेट, यूनियन इज इंडिस्ट्रक्टेबल। आर्टिकल 1। तो बेसिकली एग्रीमेंट की वजह से नहीं हुआ है और वो इंडिस्ट्रक्टेबल है, इसको डिस्ट्रक्ट नहीं कर सकते। यूएस का क्या है, फॉर्म बाय कॉम्पैक्ट अमंग इंडिपेंडेंट स्टेट्स दैट सीडेड पावर टू द सेंटर। तो एक कॉम्पैक्ट हुआ, इंडिपेंडेंट स्टेट्स अलग अलग इंडिपेंडेंट थे तो उनके बीच में एग्रीमेंट हुआ, फिर उन्होंने अपनी कुछ पावर जो सेंटर को दे दी, ऐसे हो गया। तो वो एग्रीमेंट है, तो एग्रीमेंट तोड़ के वो अलग भी हो सकते हैं। मतलब जैसे कोई कैलिफोर्निया मान लो है तो वो अलग होकर अपना देश बना सकता है यूएसए से हटके। देन कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें क्या होगा कि इंडियन मॉडल में क्या है, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है यूनियन और स्टेट के लिए। वेस्टर्न मॉडल में क्या हो जाएगा कि ड्यूअल कॉन्स्टिट्यूशन है, फेडरल का अलग होगा, स्टेट का अलग कॉन्स्टिट्यूशन होगा। यानी सिटीजनशिप, तो इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप है फॉर सारे इंडियंस के लिए। वेस्टर्न में क्या है, ड्यूअल सिटीजनशिप होगा ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स एंड ऑफ द इंडिविजुअल स्टेट। एक तो यूएस का पूरे का सिटीजन होगा, फिर उस पर्टिकुलर उसका होगा। देन जुडिशरी, तो इसमें क्या है, इंडिया में इंटीग्रेटेड जुडिशरी हेडेड बाय सुप्रीम कोर्ट। तो इसमें क्या है, इंटीग्रेटेड जुडिशरी होती है, इसमें सुप्रीम कोर्ट जो हेड करेगा। देन है इंटीग्रेटेड, मतलब सुप्रीम कोर्ट होगा, उसके नीचे हाई कोर्ट होगा, उसके नीचे सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होंगे, वो उसका कहना मानेगा, कोई मतलब एक हायरार्की है। देन ये वेस्टर्न में क्या होगा कि ड्यूल जुडिशरी है, फेडरल एंड स्टेट कोर्ट ऑपरेट इंडिपेंडेंटली। तो हर एक स्टेट का अलग कोर्ट होगा, एक फेडरल का फिर ऊपर से जो है वो अलग कोर्ट होगा, पर उसमें ये नहीं कि ये बड़ा है वो छोटा है, ये सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ा कोर्ट है। देन अमेंडमेंट प्रोसेस, तो इसमें क्या है, फ्लेक्सिबल यूनिटरी, सेंटर कैन अमेंड जो है मोस्ट प्रोविजन विद और विदाउट स्टेट्स कंसेंट। तो अमेंडमेंट जो है फ्लेक्सिबल है, फ्लेक्सिबली यूनिटरी, मतलब इसमें फ्लेक्सिबली यूनिटरी है बोला है, फ्लेक्सिबल भी है यूनिटरी भी है। तो सेंटर जो अमेंड कर सकता है बहुत सारी प्रोविजंस बिना स्टेट के कंसेंट के भी और बिना कंसेंट के भी। देन है वेस्टर्न में क्या है कि स्ट्रिक्टली फेडरल है ये, तो इसमें ये सेंटर जो अमेंड कर सकता है रिक्वायर सर्टेन अमेंडमेंट्स रिक्वायर रेटिफिकेशन बाय 3/4 ऑफ द स्टेट। कुछ कुछ के लिए 3/4 स्टेट्स का क्या बोलते हैं अमेंडमेंट, वो चाहिए, रेटिफिकेशन चाहिए। देन है नेक्स्ट पॉइंट है इंटर स्टेट रिलेशन। तो इंडिया में क्या है, रेगुलेटेड मोस्टली बाय द यूनियन पार्लियामेंट। तो जो स्टेट्स का रिलेशन है, राजस्थान यूपी का कैसा होगा, राजस्थान तमिलनाडु का कैसा होगा, वो मोस्टली जो है वो पार्लियामेंट जो है उसको रेगुलेट करती है। देन वेस्ट में क्या होगा कि स्टेट हैव मोर ऑटोनॉमी टू इंगेज इन कॉम्पैक्ट विद ईच अदर। उनके पास में ज़्यादा पावर होती है, वो कैसे एक दूसरे के साथ में, जैसे कि इंडिया में मान लो जी वो जो पार्लियामेंट है वो लगाएगा, लॉ लगाएगा जीएसटी का, वो लॉ बनाएगा कि भाई यहाँ से यहाँ मूवमेंट का, ये का, उस तरीके का अलग अलग। देन है फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। तो क्या है, सेंटर हैज़ ग्रेटर फाइनेंशियल कंट्रोल, वर्टिकल फिजिकल इम्बैलेंस रहता है।
तो सेंटर के पास में ज़्यादा होगा कि वर्टिकल फिजिकल इम्बैलेंस होगा, वर्टिकल ऊपर से लेकर नीचे जो है वो मतलब सेंटर के पास ज़्यादा होगा, फिर नीचे कम, फिर और ऐसे कम कम ऐसे हो जाएगा। तो वेस्ट में क्या है, स्टेट एंजॉय ग्रेटर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, उनके पास ज़्यादा होती है। देन इमरजेंसी पावर में सेंटर जो है एज्यूम कर सकते हैं फुल कंट्रोल ड्यूरिंग इमरजेंसी, आर्टिकल 352 से 360। तो पूरी क्या बोलते हैं फुल कंट्रोल जो है कर सकता है वो। देन वेस्ट में क्या है कि नो सच जो है ओवर आर्किंग इमरजेंसी पावर्स, स्टेट रिटेन जो है सोवरेनिटी, तो कोई ऐसी ओवर आर्किंग पावर नहीं है। देन है लैंग्वेज एंड डाइवर्सिटी, तो इसमें क्या है इंडिया में क्या है अकोमोडेट्स लिंग्विस्टिक एथनिक एंड कल्चरल डाइवर्सिटी विद स्पेशल प्रोविजन। तो जो जिन जिन स्टेट्स के पास में ऐसा है जिनकी लैंग्वेज अलग है, एथनिसिटी कल्चर है, उनको स्पेशल प्रोविजन दे रखा है। यूएस में क्या है कि रिलेटिवली होमोजीनियस फेडरेशन इन स्ट्रक्चर एंड आइडेंटिटी, मतलब वहाँ ज़्यादातर जितने भी नेटिव्स हैं जो भी रहते हैं वो एक जैसे ही मिलेंगे ज़्यादातर, है ना, ऐसा है। देन है रैशनल फॉर स्ट्रॉन्ग यूनिटरी बेसिस इन इंडियन फेडरलिज्म, तो क्यों रखा हमने ज़्यादा यूनिट स्ट्रॉन्ग यूनिटरी बेस क्यों रखा इंडियन फेडरलिज्म में? बोलने को तो हम इंडियन फेडरलिज्म में बोलते हैं, पर उसमें यूनिटरी बेसिस ज़्यादा है, यूनिटरी बाइस ज़्यादा है। तो द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो इनकॉर्पोरेटेड सेवरल फेडरल फीचर्स, इट ऑल्सो एम्बेडेड अ क्लियर यूनिटरी टिल्ट, कुछ फेडरल फीचर है पर यूनिटरी टिल्ट है, ठीक है। ऑफन जो डिस्क्राइब इज क्वासाई फेडरल, तो केसी वेयर जो क्वासाई केसी केसी क्वासाई, तो केसी वेयर जो है वो क्वासाई फेडरलिज्म बोलते हैं उसको। देन है पोस्ट, पहला पॉइंट है इसमें क्यों हमने ऐसा किया, तो पहला है कि पोस्ट इंडिपेंडेंस नेशन बिल्डिंग। तो इंडिया जो इमर्ज एज अ न्यूली इंडिपेंडेंट स्टेट इन 1947 फेसिंग पार्टीशन, कम्युनल वायलेंस एंड प्रिंसली स्टेट्स इंटीग्रेशन। तो भाई इंडिपेंडेंट हुआ था तो पार्टीशन हुआ, कम्युनल वायलेंस हुए और प्रिंसली स्टेट्स को एक साथ करना था, इसलिए करा। तो स्ट्रॉन्ग सेंटर जो है वॉज नीडेड टू प्रिजर्व जो नेशनल यूनिटी, इंटीग्रेट जो डाइवर्स रीजन एंड प्रिवेंट सक्सेशनिस्ट टेंडेंसी। तो एक स्ट्रॉन्ग सेंटर क्या करेगा कि आइडेंटिटी को प्रिजर्व करेगा, इंटीग्रेट करेगा डाइवर्स रीजन्स को, और बेसिकली जो सेसेशनिस्ट टेंडेंसी है उनको प्रिवेंट करेगा कि भाई वो ऐसा ना हो। नेक्स्ट पॉइंट है कि सोशल एंड कल्चरल डाइवर्सिटी, तो इंडिया जो है प्लूरल सोसाइटी है जहाँ पे कि बहुत ज़्यादा वास्ट लिंग्विस्टिक एथनिक एंड रिलीजियस डाइवर्सिटी है। तो यूनिटरी जो बायस है वो अलाउ करता है यूनियन को कि वो सेफ गार्ड कर सके जो भी स्टेट्स हैं उनकी इंटीग्रिटी को, ठीक है। और ये इंश्योर कर सकते हैं कि कोई भी नो रीजन जो बिकम्स अ थ्रेट टू नेशनल कोहेजन, कि भाई एक पर्टिकुलर रीजन की वजह से पूरे देश में कोई पंगे नहीं हो। इसलिए एक पर्टिकुलर स्टेट जो है वो बोल रहा है कि मैं ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा, नहीं, सारी पावर हमारे पास में। देन थर्ड पॉइंट है कि इकोनॉमिक प्लानिंग एंड यूनिफॉर्म डेवलपमेंट। तो बेसिकली पोस्ट इंडिपेंडेंस क्या हो, इंडिया अडॉप्टेड अ सेंट्रली प्लान इकोनॉमी रिक्वायरिंग स्ट्रॉन्ग कोऑर्डिनेशन। तो जो से वो प्लान लेके आए 5 ईयर प्लान, तो उसमें क्या है कि स्ट्रॉन्ग कोऑर्डिनेशन चाहिए था सारे स्टेट्स का। तो प्लानिंग कमीशन जो अभी नीति आयोग है, सेंट्रल टैक्सेशन एंड सेंट्रल रिस्पॉन्सिव स्कीम जो है रिफ्लेक्ट द नीड फॉर नेशनल इकोनॉमिक डायरेक्शन। तो इनमें लगता है कि भाई सभी को मतलब सेंटर को जो है वो स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी था इस टाइम पे। देन है फोर्थ पॉइंट है इमरजेंसी मैनेजमेंट। तो बेसिकली इंडिया जो है वॉयलेट्स सिक्योरिटी लैंडस्केप, इंडिया इज़ वॉलेटाइल सिक्योरिटी लैंडस्केप, जैसे वॉर हो गया, इंटरनल इंसर्जेंसीज हो गए, कम्युनल राइट्स हो गए। तो उसने नेसेसिटेट कर दिया कि भाई सेंट्रलाइज इमरजेंसी पावर हो, आर्टिकल 352 360, मतलब वो इमरजेंसी वाली बात आ गई। देन है सेंटर का ओवरराइडिंग अथॉरिटी इंश्योर्स स्विफ्ट एंड यूनिफॉर्म रिस्पॉन्स इन क्राइसिस, तो कोई ऐसा क्राइसिस आए तो जल्दी से एक्शन ले सके। देन है अवॉइडिंग जो है बाल्कनाइजेशन, तो ड्राइंग फ्रॉम द फेलियर ऑफ द proposed federal structure in the pre-partition time, the framer of the constitution जो है वह cautious about giving the excessive autonomy to states। राधा 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 राधा। तो ये फेडरलिज्म के ऊपर टॉपिक है, तो कंटिन्यूटी करते हैं। तो क्या है अवॉइडिंग बाल्कनाइजेशन, तो ड्राइंग फ्रॉम द फेलियर ऑफ द प्रपोज्ड फेडरल स्ट्रक्चर इन प्री पार्टीशन टाइम, the framer of the constitution were cautious about giving excessive autonomy to states।
तो पहले क्या है कि पार्टीशन से पहले जो है एक फेडरल स्ट्रक्चर दिया था, पर वो फेल हो गया, वो काम नहीं कर पाया। तो फ्रेमर जो थे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले, उनको जो है बेसिकली कॉशियस हो गए कि भाई स्टेट्स को ज़्यादा ऑटोनॉमी नहीं देंगे, ज़्यादा देंगे तो वो जुड़ना नहीं चाहेंगे, अलग होना चाहेंगे। तो अंबेडकर ने क्या बोला कि फेडरेशन इज़ अ यूनियन बिकॉज इट इज़ इंडिस्ट्रक्टिबल। फेडरेशन क्या यूनियन है क्योंकि वो इंडिस्ट्रक्टिबल है। स्टेट हैव नो जो है राइट टू सिसीड, स्टेट के पास कोई राइट नहीं है सिसीड करने का। देन 6 पॉइंट है अनइवन पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटीज़। तो एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस मेनी स्टेट जो लैक्ड एक्सपीरियंस्ड लीडरशिप एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रेंथ। तो इंडिपेंडेंस के टाइम पे जो है, हाँ, काफ़ी स्टेट्स के पास में क्या है, लीडरशिप की एक्सपीरियंस नहीं था, ठीक है, कि कैसे रूल करना है, क्या करना है, क्या लॉ आनी चाहिए, कैसे चलना चाहिए, एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रेंथ। तो ना तो उनके पास में लीडरशिप था, ना ही एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रेंथ था। तो स्ट्रॉन्ग सेंटर जो कुड प्रोवाइड जो गवर्नेंस कंटिन्यूटी स्टेबिलिटी एंड यूनिफॉर्मिटी इन लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो एक स्ट्रॉन्ग सेंटर होगा ना, तो क्या है कि वो गवर्नेंस भी चलता रहेगा क्योंकि उसको एक्सपीरियंस है, स्टेबिलिटी लाएगा, यूनिफॉर्मिटी लाएगा लॉ में कि एक जैसा लॉ लगेगा हर जगह, यूनिफॉर्मिटी लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेशन, तो एक जैसा होगा। देन सिंगल सिटीजनशिप एंड इंटीग्रेटेड जुडिशरी। तो क्या, टू प्रमोट योर नेशनल आइडेंटिटी एंड कंसिस्टेंट लीगल इंटरप्रिटेशन द कॉन्स्टिट्यूशन जो अडॉप्टेड सिंगल सिटीजनशिप एंड इंटीग्रेटेड जुडिशरी। तो वही सिंगल होगा तो नेशनल आइडेंटिटी रहेगी, कंसिस्टेंट लीगल इंटरप्रिटेशन रहेगा, मतलब एक ही जैसा रहेगा ना, अलग अलग नहीं होगा। देन रीसेंट डेवलपमेंट एंड कंसर्न। तो क्या है, गवर्नर, नेक्स्ट टॉपिक है रीसेंट डेवलपमेंट एंड कंसर्न्स। तो गवर्नर स्टेट गवर्नमेंट कॉन्फ्लिक्ट है ना, इसमें देखते हैं। द रोल ऑफ गवर्नर हैज़ इंक्रीजिंगली come under scrutiny for acting in a partisan manner। तो गवर्नर क्या है कि भाई पार्टीसन मैनर में काम करता है, जिस भी पार्टी से इलेक्ट हुआ है, जिस भी पार्टी ने उसको करा है तो उसको फेवर करेगा, और अगर स्टेट में दूसरी पार्टी है तो उसकी बात नहीं सुनेगा। ऑफर एक्यूज ऑफ वर्किंग एज एजेंट ऑफ द सेंटर रादर देन कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी। तो कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी के बजाय वो एजेंट जिससे काम करता है, ऐसा बोलते हैं, एक्यूज़ करते हैं उसको। तो की इशू क्या है इसमें, विद होल्डिंग और डिलेइंग एसेंट टू स्टेट लेजिस्लेचर वायलेटिंग आर्टिकल 200 इंटेंट। तो आर्टिकल 200 में बोला कि गवर्नर को जल्दी से जल्दी जो है अपना एसेंट देना पड़ेगा। तो गवर्नर क्या बोलते हैं, विदहोल्ड करता है या फिर डिले कर देता है। देन इंटरफेयरिंग इन यूनिवर्सिटी अपॉइंटमेंट ऐसे इन केरला एंड वेस्ट बंगाल। तो यूनिवर्सिटी अपॉइंटमेंट में पंगे इंटरफेयर करता होगा। देन रिफ्यूजल टू फॉलो एड एंड एडवाइस ऑफ इलेक्टेड गवर्नमेंट इन मैटर ऑफ प्रोटोकॉल एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो एडमिनिस्ट्रेशन में जो भी इलेक्टेड गवर्नमेंट जो इलेक्ट होकर आई है स्टेट में, उसकी एड एंड एडवाइस फॉलो नहीं करता है, जो भी प्रोटोकॉल है उनको। एग्जाम्पल हो गया तमिलनाडु में गवर्नर जो RN रवि था, तो डिलेड एसेंट टू मल्टीपल बिल्स पास बाय असेंबली ड्यूरिंग टू पब्लिक रिब्यूक बाय द स्टेट गवर्नमेंट। तो बहुत सारे बिल्स जो थे उनको पास ही नहीं करा उसने, डिले कर दिया। एसेंट हाँ ना, कुछ ऐसा बोला नहीं। इन केरला में क्या हुआ, स्टेट अक्यूज द गवर्नर ऑफ एक्टिंग एज एन एजेंट ऑफ सेंटर बाय इंटरफेयरिंग इन द यूनिवर्सिटी अपॉइंटमेंट। तो केरला में भी देखा ना, केरला वेस्ट बंगाल में तो यूनिवर्सिटी अपॉइंटमेंट वो इंटरफेयर कर रहा था, तो केरला की गवर्नर ने बोलते हैं कि भाई वो तो एजेंट है सेंटर का। देन पॉइंट सेकंड क्या है, सेंट्रल एजेंसीज एंड पॉलिटिकल मिसयूज एलिगेशंस। तो यूज ऑफ एनफोर्समेंट डायरेक्टर एंड CBI in opposition rules state like West Bengal and Maharashtra has been criticized as politically motivated। तो फेडरेशन में देखते हैं कि क्या है कि ED और CBI का यूज़ जिस जिस स्टेट में जो अपोजिशन पार्टी है वहाँ पे ED और CBI का यूज़ कर लेते हैं, जैसे कि वेस्ट बंगाल महाराष्ट्र हो गया। तो इसका एग्जांपल है लैक ऑफ स्टेट कंसेंट फॉर CBI इन्वेस्टिगेशन पोस्ट विड्रॉल ऑफ जनरल कंसेंट by several states under Delhi Special Police Establishment Act 1946।
ये कुछ है, इसमें कंसेंट का है कुछ। देन एग्जाम्पल है वेस्ट बंगाल में अरेस्ट ऑफ टीएमसी लीडर इन नारदा एंड कोल स्मगलिंग केस में। तो टीएमसी के लीडर को अरेस्ट कर लिया था नारदा और कोल स्मगलिंग केस में। देन दिल्ली में क्या है, ईडी एक्शन अगेंस्ट आप मिनिस्टर इन द लिकर पॉलिसी केस। तो लिकर पॉलिसी केस में जो है ईडी ने एक्शन लिया झारखंड छत्तीसगढ़। तो फ्रीक्वेंट ईडी रेड जो है पॉलिटिकल फंक्शनरीज इलेक्शन से पहले जो है अहेड ऑफ इलेक्शन, तो इलेक्शन से पहले जो ईडी रेड कर जाती है, कर देती है। देन GNCTD अमेंडमेंट एक्ट 2021। तो गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट एक्ट 2021 जो ऑल्टर्ड द बैलेंस ऑफ पावर बिटवीन द दिल्ली गवर्नमेंट एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर। तो ये जो एक्ट है, तो ये जो पावर ज़्यादा दे दी गवर्नर को शायद, की प्रोविजन क्या है कि इसमें जो है रीडिफाइन कर दिया गवर्नमेंट इन दिल्ली टू मीन द लेफ्टिनेंट गवर्नर। तो गवर्नमेंट को रीडिफाइन कर दिया कि गवर्नमेंट के अंदर जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर ही आएगा। देन मेक इट मैंडेटरी फॉर द इलेक्टेड गवर्नमेंट टू सीक एलजीज ओपिनियन बिफोर टेकिंग एनी एग्जीक्यूटिव एक्शन। कोई भी एग्जीक्यूटिव एक्शन लेने से पहले उनको जो है गवर्नर का, लेफ्टिनेंट गवर्नर का क्या बोलते हैं, ओपिनियन लेना ही पड़ेगा, मैंडेटरी है वो। देन अंडरमाइन द सुप्रीम कोर्ट 2018 जजमेंट विच held that LG is bound by aid and advice of the काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो जो 18 में जजमेंट दिया था कि एड एंड एडवाइस माननी पड़ेगी एलजी को, जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने दिया है, तो उसको अंडरमाइन कर दिया, उसको ऊपर कर दिया, देने मतलब उसको नीचे कर दिया। फिर क्या है इसका क्रिटिसिज्म है कि ये भाई रिड्यूस कर देता है डेमोक्रेटिक मैंडेट ऑफ दिल्ली असेंबली, है ना। देन री इन्फोर्स करेगा यूनिटरी बायस स्पेशली इन यूनियन टेरिटरी विद लेजिस्लेचर। तो यूटीज़ में जो है वो यूनिटरी बायस लाता है। देन सीन एज वायलेटिंग द फेडरल स्पिरिट एनश्राइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो फेडरल स्पिरिट को जो है वायलेट करता है। देन काउंटर आर्ग्यूमेंट क्या है बताया इसका। तो द सेंटर जस्टिफाइड ऑन द ग्राउंड ऑफ दिल्ली बीइंग द नेशनल कैपिटल रिक्वायर यूनिक जो है गवर्नेंस स्ट्रक्चर। तो सेंटर बोलता है कि भाई दिल्ली जो है कैपिटल है, तो एक यूनिक जो है इसको गवर्नेंस स्ट्रक्चर चाहिए, इसलिए ये लोग करते थे। जीएसटी जो कंपनसेशन डिस्प्यूट नेक्स्ट 4th पॉइंट है। तो सेवरल स्टेट जो है पंजाब और छत्तीसगढ़ जो उन्होंने कंप्लेन करा है ऑफ डिलेड जीएसटी कंपनसेशन ड्यूरिंग एंड आफ्टर कोविड-19 पैंडमिक लीडिंग टू डिमांड फॉर रिव्यू ऑफ द जीएसटी कंपनसेशन मैकेनिज्म। तो भाई काफ़ी स्टेट्स ने बोला कि भाई कोविड के टाइम पे जो है जो कंपनसेशन था जीएसटी का वो डिले कर दिया था, तो उन्होंने बोला कि भाई जीएसटी कंपनसेशन का जो मैकेनिज्म है उसको रिव्यू करो, है ना। तो 5th पॉइंट है नीति आयोग एंड फेडरल प्लानिंग। तो पंजाब और वेस्ट बंगाल सीएम जो है बायकॉटिंग नीति आयोग मीटिंग साइटिंग लैक ऑफ जेन्युइन फेडरल डायलॉग एंड एक्सेसिव सेंट्रलाइजेशन डिसीजन मेकिंग। तो बोला कि ये लोग नीति आयोग की मीटिंग अटेंड ही नहीं करते, क्योंकि बोलते हैं कि इसमें भाई कोई फेडरल डायलॉग होता ही नहीं है और बहुत ज़्यादा सेंट्रलाइजेशन होता है डिसीजन मेकिंग में। देन वन नेशन वन इलेक्शन प्रपोजल। तो center's push for simultaneous election has been criticized by states like Tamil Nadu and Kerala as undermining state autonomy and distorting the federal cycle of accountability. सेंटर बोला कि भाई साइमल्टेनियस इलेक्शन होनी चाहिए, पर तमिलनाडु केरला जो है वो मना कर रहे हैं, क्योंकि बोल रहे हैं कि भाई स्टेट ऑटोनॉमी कम हो जाएगी और जो फेडरल साइकिल है जो अकाउंटेबिलिटी वो भी ख़राब हो जाएगी। 7th पॉइंट है लेजिस्लेटिव ओवररीच इन स्टेट मैटर्स। तो द नाउ रिपील्ड फार्म लॉ जो 2020 का वॉज इनएक्टेड बाय पार्लियामेंट डिस्पाइट एग्रीकल्चर बीइंग अ स्टेट लेस सब्जेक्ट। तो जो फार्म लॉ है जो पार्लियामेंट तो अभी जो हटा दिया, पर पहले जो है स्टेट पार्लियामेंट ने जो है उसको
इनैक्ट कर दिया था, डिस्पाइट जो है एग्रीकल्चर बीइंग स्टेट सब्जेक्ट। तो एग्रीकल्चर स्टेट सब्जेक्ट है, फिर भी जो है पार्लियामेंट ने लॉ लेके आ गया और उसको इनैक्ट कर दिया। ठीक है, तो क्या है, स्पार्किंग मैसिव प्रोटेस्ट एंड रेजिस्टेंस फ्रॉम स्टेट लाइक पंजाब, छत्तीसगढ़ एंड राजस्थान। देन 8 पॉइंट है लैंग्वेज एंड कल्चरल ऑटोनॉमी। तो इसमें क्या, अपोजिशन फ्रॉम सदर्न स्टेट्स टू द इम्पोजिशन ऑफ हिंदी स्पेशली तमिलनाडु, साइटिंग इट एज अ थ्रेट टू फेडरल एंड कल्चरल प्लूरलिज्म। तो बोला कि भाई ये लोग हिंदी इम्पोज करते हैं, तो इससे क्या होगी, थ्रेट होता है, ये थ्रेट माना जा गया है। देन 9 तो सेंट्रल स्कीम विद shared funding burdens. States have expressed their dissatisfaction over schemes like PM Poshan Midday Meal Scheme and PM Awas Yojana, where center's funding share has reduced, increasing fiscal pressure on state. तो बेसिकली क्या है, कुछ कुछ स्कीम है उसमें सेंटर ने जो है पैसा कम देना शुरू कर दी, कम देना लग गए, फंड सेंटर फंडिंग शेयर हैज़ रिड्यूस, सेंटर का जो शेयर है वो कम हो गया, तो इससे क्या है, इनके ऊपर फिजिकल प्रेशर आ जाता है। देन है क्रिटिसिज्म, नेक्स्ट टॉपिक है क्रिटिसिज्म ऑफ इंडियन फेडरल मॉडल। तो स्ट्रॉन्ग सेंट्रल बायस, तो इंडियन फेडरल मॉडल के इसमें स्ट्रॉन्ग सेंट्रल बायस है। ठीक है, इसको क्वासी फेडरलिज्म भी बोलते हैं। तो इसमें क्या है कि एक्सेसिव जो कंसंट्रेशन ऑफ पावर इन द सेंटर स्पेशली ड्यूरिंग इमरजेंसी, आर्टिकल 352 तो इमरजेंसी के टाइम पे सेंटर के पास में बहुत ज़्यादा पावर आ जाती है, एक्सेसिव आ जाती है। ठीक है, देन सेंटर कैन जो है यूनिलेटरली ऑल्टर द बाउंड्रीज, आर्टिकल 3 अनलाइक क्लासिकल फेडरेशन। तो सेंटर जो है खुद ही अकेला ही बाउंड्रीज को चेंज कर सकता है आर्टिकल 3 के अंदर। ठीक है, देन सेकेंड पॉइंट है मिस यूज़ ऑफ आर्टिकल 356 दैट इज प्रेजेंट रूल। तो हिस्टोरिकली जो है यूज एज पॉलिटिकल टूल टू डिसमिस अपोजिशन रूल्ड स्टेट गवर्नमेंट। तो पहले के टाइम पे जो जिसमें भी अपोजिशन था ना, तो उसको डिसमिस करके फिर प्रेजेंट रूल लगा देते थे। देन है दो लिमिटेड आफ्टर SR बोमाई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1994। तो इस केस के बाद में कम हो गया, कंसर्न रिमेन ओवर पार्टीसन मिसयूज़, फिर भी इसका पार्टीशन मिसयूज़ करते रहते हैं। देन एग्जांपल है फ्रीक्वेंट यूज़ ऑफ आर्टिकल 356 ड्यूरिंग द 1970s एंड 80s इंक्लूडिंग आंध्र प्रदेश 1984 में, कर्नाटका 1989 में। मतलब फिर भी बहुत यूज़ कर रहा है इसको, ऐसे बोल रहे थे ना। वीक, थर्ड पॉइंट है वीक रूल ऑफ राज्यसभा, वीक रोल ऑफ राज्यसभा। तो अनलाइक US Senate, स्टेट डू नॉट हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन राज्यसभा। तो हर एक स्टेट का जो इक्वल रिप्रेजेंटेशन नहीं है, जैसे US में कि हर एक US के सेनेट में कि हर एक का जो है इक्वल 2 सीट्स मिलती हैं। ठीक है, तो अपर हाउस फंक्शन मोर एज अ पार्टी बेस्ड चेम्बर देन अ फेडरल काउंटर बैलेंस। तो इसमें भी क्या है, पार्टी बेस्ड चेम्बर आ जाता है, जहाँ पे मान लो कि उत्तर प्रदेश से अगर मान लो जीत गई, उत्तर प्रदेश में BJP जीत गई है ना, तो फिर राज्यसभा में ज़्यादातर BJP का ही वो चलेगा। मतलब जिस मान लो 6 स्टेट है, उनमें सबसे ज़्यादा सीट्स मिली है, राजस्थान हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, मान लो इनमें जीती BJP, तो फिर वो क्या होगा कि उसका पलड़ा भारी हो जाएगा। देन फोर्थ पॉइंट है गवर्नर रोल एज सेंटर्स एजेंट। तो गवर्नर ऑफन एक्ट विदाउट द कॉन्फिडेंस ऑफ इलेक्टेड स्टेट गवर्नमेंट। तो जो इलेक्टेड स्टेट गवर्नमेंट है उसके बिना पूछे काम कर लेता है। तो एलिगेशन ऑफ पार्टीशनशिप एंड डिले इन असेंटिंग बिल हैव और इरोड द क्रेडिबिलिटी ऑफ द ऑफिस। तो बेसिकली वो क्या है, पार्टीशनशिप करता है, मतलब पार्टी जो जिसने उसको अपॉइंट करा उसका फेवर करता है और असेंट नहीं देता बिल्स को। एग्जाम्पल तमिलनाडु गवर्नर जो है inaction in NEET exemption bill disrupted the legislative process and delayed state policy implementation। तो NEET exemption bill जो है उस पर उसने कुछ एक्शन ही नहीं लिया, तो इससे पंगे हो गई। देन फिफ्थ पॉइंट है सेंट्रल कंट्रोल ओवर फाइनेंस। तो स्टेट जो है डिपेंड हेविली ऑन सेंटर फॉर ग्रांट्स एंड डेवल्यूशन। तो ग्रांट्स और डेवल्यूशन के लिए वो बहुत डिपेंड करता है। देन सेंट्रल स्कीम जो है डोमिनेट वेलफेयर फंडिंग ऑफन विद रिड्यूस्ड स्टेट एड। तो सेंट्रल स्कीम जो है वो उसमें ज़्यादातर जो है
सेंट्रल स्कीम्स के थ्रू जो है वेलफेयर फंडिंग देता है सेंटर, ठीक है। देन एग्जाम्पल द कंसर्न रेज ड्यूरिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी एंड डिलेज इन कंपनसेशन टू स्टेट्स पोस्ट कोविड-19। तो जो जीएसटी का कंपनसेशन है उसके इम्प्लीमेंटेशन पंगे, और बेसिकली जो डिले जो है कंपनसेशन में, एक तो इम्प्लीमेंटेशन और जो कंपनसेशन में पे मिलने में पंगे हुए। देन 6 पॉइंट क्या है, अंडरमाइनिंग द स्टेट ऑटोनॉमी वाया कंकरेंट लिस्ट। तो क्या है कि ना कि भाई जो सेंटर जो कैन लेजिस्लेट इवन ऑन कंकरेंट लिस्ट सब्जेक्ट एंड इट्स लॉ प्रिवेल्स इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। कंकरेंट लिस्ट में वो क्या है, सेंटर बना सकता है और कॉन्फ्लिक्ट में उसका लॉ बन लगेगा। तो इंक्रीज इंक्रोचमेंट इनटू स्टेट डोमेन सच एज एग्रीकल्चर, एजुकेशन एंड पॉलिसी। सो इसमें क्या है कि वो इंक्रोच कर जाता है स्टेट के उसमें। एग्जाम्पल कि नाउ रिपील जो फार्म लॉ जो वाज क्रिटिसाइज्ड एज ओवर रीच इनटू द स्टेट लिस्ट सब्जेक्ट। तो फार्म रीच जो फार्म लॉ है उसको इंक्रोचमेंट माना गया। देन 7 पॉइंट है इनफेक्टिव जो इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म। तो इसमें क्या है कि इंस्टीट्यूशंस लाइक इंटर स्टेट काउंसिल एंड जोनल काउंसिल रिमीन्स अंडर यूटिलाइज। तो इसको यूटिलाइज ही नहीं करते इंटर स्टेट काउंसिल जोनल काउंसिल्स को। नीति आयोग लैक जो स्टेटरी पावर टू एनफोर्स कोऑपरेटिव डिसीजन मेकिंग। तो नीति आयोग के पास में जो है स्टेटरी पावर नहीं है, मतलब कोई लॉ के थ्रू पावर नहीं बनाई कि भाई जो जो डिसीजन है उसको वो इन्फोर्स कर सके कोऑपरेटिव डिसीजन को। देन है वन साइज फिट ऑल अप्रोच। तो क्या है 8 पॉइंट है ये। तो इसमें क्या था, करंट मॉडल ऑफन जो इग्नोर रीजनल डाइवर्सिटी इन स्पेशल नीड्स। तो रीजनल डाइवर्सिटी फेडरलिज्म का जो है उसमें रीजनल डाइवर्सिटी स्पेशल नीड्स को इतना मतलब इग्नोर कर देते हैं। तो इसमें क्या एसिमेट्रिकल फेडरलिज्म इज श्रिंकिंग पोस्ट एबॉर्शन ऑफ एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370। तो एसिमेट्रिकल फेडरलिज्म जो है वो श्रिंक हो रहा है 370 के बाद से, उसके एब्रोगेशन के बाद से। देन नेक्स्ट टॉपिक है की कमिटीज़ ऑन सेंटर स्टेट रिलेशंस, और उनकी रिकमेंडेशन क्या है। तो पहला सरकारी कमीशन है 1983 से 1988। सरकार है तो सरकार का सरकारी कमीशन हो जाएगा। तो इसका पर्पस था कि भाई एग्जामिन करना द वर्किंग ऑफ सेंटर स्टेट रिलेशन, सजेस्ट इम्प्रूवमेंट, कि भाई वो वर्क को एग्जामिन करना और इम्प्रूवमेंट के लिए कुछ बताना। देना की रिकमेंडेशन क्या है, आर्टिकल 356। तो प्रेजेंट रूल तो बेसिकली शुड बी यूज ओनली इन रेयर केसेस एंड एज अ लास्ट रिजॉर्ट। तो रेयर वाला वो बता दिया इसमें कि भाई प्रेजेंट रूल रेयर और लास्ट में यूज़ करो। देन है इंटर स्टेट काउंसिल आर्टिकल 360 263। तो इसमें क्या है, शुड बी एक्टिवेटेड एंड मेड अ परमानेंट फोरम फॉर डायलॉग। तो बोला कि भाई जो इंटर स्टेट काउंसिल है उसको एक्टिव करो और परमानेंट बना दो उसको, जिससे बातचीत होती रहे। देन द गवर्नर जो शुड बी पॉलिटिकली न्यूट्रल एंड अपॉइंटेड आफ्टर कंसल्टिंग दिस कंसर्न स्टेट। तो गवर्नर पॉलिटिकली न्यूट्रल होना चाहिए और स्टेट से पूछ के फिर उसको कंसल्ट या मतलब सेल्स से कंसल्ट करके अपॉइंट करना चाहिए। देन सेंटर जो है शुड नॉट इंक्रोच इन स्टेटलेस सब्जेक्ट। तो इंक्रोच मत करे। देन ऑल इंडिया सर्विस जो है शुड कंटिन्यू बट विद ग्रेट स्टेट कंसल्टेशन एंड अपॉइंटमेंट। तो बोला कि ऑल इंडिया तो कंटिन्यू करना चाहिए पर उसमें अपॉइंटमेंट में स्टेट से पूछ लेना चाहिए, कंसल्ट कर लेना चाहिए। देन नेक्स्ट है पंची कमीशन। तो ये है 2007 से 10 तक है ये। तो इसका पर्पज़ क्या था कि वही रिविजिट करना सेंटर से रिलेशन इन चेंजिंग पॉलिटी एंड इकोनॉमी। तो की रिकमेंडेशंस क्या है इसके, कि जो क्लियर गाइडलाइन भी लेड डाउन फॉर इवोकिंग आर्टिकल 356। कि एक पूरी गाइडलाइन दे दो कि भाई कब जो है तो प्रेजेंट रूल लगा सकते हैं। देने फिक्स नहीं होगा ना, तो बोला 5 साल। पोस्ट रिटायरमेंट कूलिंग ऑफ पीरियड जो है टू अवॉइड मिसयूज़। तो रिटायरमेंट के बाद में कूलिंग ऑफ पीरियड होना चाहिए जिससे कि मिसयूज़ ना हो सके। मतलब उस टाइम पे कोई अपॉइंटमेंट नहीं होगा इसका, आई थिंक पता ही नहीं कितने साल का, पर वो राधा 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 राधा। तो फिर है कंटिन्यूटी करते हैं कमिटीज़। तो सरकारी कमीशन जो है 1983 से 1988, इसका पर्पस था कि एग्जामिन करना कि भाई
वर्किंग ऑफ सेंटर स्टेट रिलेशन और सजेस्ट करना इम्प्रूवमेंट, उसको इम्प्रूव करने के लिए। तो रिकमेंडेशंस थे आर्टिकल 356 प्रेजेंट रूल के बारे में क्या बोल रहे हैं कि रेयर केस में यूज़ करना चाहिए एंड ये लास्ट रिजॉर्ट होना चाहिए एंड एज अ लास्ट रिजॉर्ट। तो इंटर स्टेट काउंसिल आर्टिकल 263 शुड बी एक्टिवेटेड एंड मेड अ परमानेंट फोरम फॉर डायलॉग। तो पहले की एक्टिवेट कर दो इसको और ये परमानेंट होनी चाहिए, ठीक है। देन द गवर्नर जो है वो शुड बी पॉलिटिकली न्यूट्रल एंड अपॉइंटेड आफ्टर कंसल्टिंग द कंसर्न स्टेट। तो गवर्नर जो है स्टेट से कंसल्ट करना चाहिए, उसके बाद में क्या है पॉलिटिकली न्यूट्रल होना चाहिए। सेंटर जो है शुड नॉट एनक्रोच ऑन स्टेटलेस सब्जेक्ट्स, स्टेट लिस्ट पे एनक्रोच नहीं करे। ऑल इंडिया सर्विस शुड कंटिन्यू बट विद ग्रेटर स्टेट कंसल्टेशन एंड अपॉइंटमेंट। तो कंटिन्यू करे पर जो है अपॉइंटमेंट में कंसल्ट कर ले, ज़्यादा कंसल्ट करे स्टेट से। देन है सेकेंड है पंची कमीशन 2007 से 2010। तो एसपी पहले सरकार या फिर पंचायत। तो इसमें क्या है पर्पस इसका टू रिविजिट सेंटर स्टेट रिलेशन इन अ चेंजिंग जो पॉलिटी एंड इकोनॉमी। तो इसके रिकमेंडेशंस कहते हैं कि क्लियर गाइडलाइन टू बी लेड डाउन फॉर इनवोकिंग आर्टिकल 356 की भाई प्रेजेंट रूल के लिए जो है क्लियर गाइडलाइन लगा दो। देन है फिक्स टेन्योर ऑफ गवर्नर 5 साल का होना चाहिए। पोस्ट रिटायरमेंट कूलिंग ऑफ पीरियड टू अवॉइड मिसयूज। तो कूलिंग ऑफ पीरियड होना चाहिए रिटायरमेंट के बाद में। देन है स्ट्रेंथनिंग द इंटर स्टेट काउंसिल बाय गिविंग इट स्टेटरी स्टेटस। तो वो जो इंटर स्टेट काउंसिल है उसको जो है लॉ बना दो उसके लिए और उसको स्ट्रेंथन कर दो। देन सेंटर शुड कंसल्ट जो है स्टेट बिफोर लेजिस्लेटिंग ऑन मैटर्स इन द कंकरेंट लिस्ट। तो कंकरेंट लिस्ट में लॉ बनाने से पहले सेंटर जो स्टेट से पूछे भाई कंसल्ट कर ले। देन है फॉर्मेशन ऑफ इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स कमीशन टू हैंडल इकोनॉमिक डिस्प्यूट। तो एक कमीशन बना दो जिसका नाम होगा इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स कमीशन, जो कि जो इकोनॉमिक डिस्प्यूट है उसको ये हैंडल करेगा। देन है थर्ड कमीशन नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन 2000 से 2002। तो इसके रिकमेंडेशन थे सेंटर स्टेट जो है शुड वर्क एज इक्वल पार्टनर इन कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। तो वो दोनों को जो है इक्वल पार्टनर जैसे काम करना चाहिए फेडरलिज्म में। देन स्ट्रेंथन जो लोकल बॉडीज जो कि पंचायत म्यूनसिपलिटीज़ एज अ थर्ड टीयर ऑफ गवर्नेंस, तो उनको स्ट्रेंथन करो, पावर दो, बाकी और चीज़ें दो। बेटर फिजिकल डिवल्यूशन टू स्टेट, तो स्टेट्स को पैसा दो। देन रेनफोर्स द फेडरल स्पिरिट इन प्लानिंग एंड पॉलिसी एग्जीक्यूशन। तो क्या है फेडरल स्पिरिट लाओ प्लानिंग और पॉलिसी एग्जीक्यूशन में। रेलेवेंट जो है पोस्ट प्लानिंग कमीशन एरा। देन फोर्थ है फाइनेंस कमीशन। तो 14 फाइनेंस कमीशन ने बोला कि रिकमेंडेड 42% डिवल्यूशन ऑफ डिविजिबल टैक्स टू स्टेट। तो ये पहले 32 था। तो जो भी डिविजिबल टैक्स है जो डिवाइड करना है उसका 42% स्टेट को दे दो। यानी 15th ने बोला कि भाई बैलेंस्ड फिजिकल नीड्स एंड परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव दो, बट ऑल्सो ड्यूज क्रिटिसिज्म फॉर यूजिंग 2011 पॉपुलेशन डेटा विच पेनलाइज पॉपुलेशन स्टेबलाइजिंग स्टेट्स। तो जो जिस फिजिकल नीड्स है उसको जिसको ज़रूरी है पैसा दो, और परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव दो कि भाई जिसने अच्छा किया उसको अच्छा पैसा दो। बट इसने 2011 का पॉपुलेशन लिया जिससे ये क्या है कि वो जो आगे का डेटा नहीं लिया। तो इससे क्या है जो जिन स्टेट्स ने अच्छा किया ना काम उसको जो है वो पनिश हो गए वो। तो वे फॉरवर्ड क्या है इसमें स्ट्रेंथिंग जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। तो पहला है कि भाई स्ट्रेंथन करो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का। तो इसमें क्या है प्रमोट करना मीनिंगफुल कंसल्टेशन विद स्टेट ऑन नेशनल पॉलिसीज एंड लेजिस्लेटिव प्रपोजल्स पे। तो स्टेट से जो है कंसल्ट करो भाई पॉलिसी, नेशनल पॉलिसी और लॉ जब बनाते हो उस टाइम पे। देन है इंस्टीट्यूशनलाइज रेगुलर मीटिंग ऑफ द इंटर स्टेट काउंसिल अंडर आर्टिकल 263 टू रिजॉल्व डिस्प्यूट एंड बिल्ड कंसेंसस। तो जो इंटर स्टेट काउंसिल उसकी रेगुलर मीटिंग हो जिससे कि डिस्प्यूट जो है सॉल्व कर सके। देन है सेंटर स्टेट रिलेशन आगे उसके बाद में। फिर है
मिल्टन। हाँ, जजमेंट में क्या है, एस आर बोमाई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जो 1994 में बोला कि सुप्रीम कोर्ट जो हेल्ड दैट फेडरलिज्म इज पार्ट ऑफ, इसने बोला कि फेडरलिज्म इज अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर एंड एम्फसाइज कोऑपरेशन नॉट सेंट्रल डोमिनेंस, कि भाई फेडरलिज्म जो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है और जो है कोऑपरेशन करो, ना कि सेंट्रल डोमिनेंस होना चाहिए, उस चीज़ को बोला। देन है रिफॉर्म फाइनेंशियल फेडरलिज्म, जिसमें बोला कि एनहेंस करो स्टेट का फाइनेंशियल ऑटोनॉमी बाय हाँ एनहेंस करो स्टेट का जो है फाइनेंशियल ऑटोनॉमी बाय रिव्यूइंग वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन, तो जो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल डिवोल्यूशन है उसको रिव्यू करो कि भाई सही है क्या, है ना। देन इसके बाद में स्ट्रेंथन द जीएसटी काउंसिल रोल एज फेडरल फिस्कल इंस्टीट्यूशन, तो जीएसटी काउंसिल जो है उसका रोल जो है उसको स्ट्रेंथन करो और ज़्यादा पावरफुल कर दो एज फेडरल जो फिस्कल इंस्टीट्यूशन, ठीक है। देन उसके बाद में क्या है, क्लैरिफाई यूज़ ऑफ आर्टिकल 356, तो प्रेजेंट रोल है उसका, जो आर्टिकल का यूज़ है उसको क्लैरिफाई कर दो भाई, कब यूज़ करना है कब नहीं करना है उसको यूज। हाँ, तो आर्टिकल 356 ओनली यूज इन एक्सेप्शनल केसेस विद डिटेल्ड रीजंस रिकॉर्डेड इन राइटिंग, तो पहले एक्सेप्शनल केस में यूज़ करो और फिर उसके बाद में रीजंस को जो लिख के दो। देन जजमेंट कौन सा है, सर बोमाई केस लेट डाउन स्ट्रिक्ट कंडीशन एंड जुडिशियल रिव्यू फॉर इम्पोजिंग प्रेजेंट रोल, तो एस आर बोमाई, तो अभी कौन है, द्रौपदी मुर्मू, एस आर प्रेजेंट सर होता है ना, प्रेजेंट सर, तो एस आर बोमाई, तो इसमें बोला कि भाई स्ट्रिक्ट कंडीशन डाल दी इसमें और बस जुडिशियल रिव्यू होगा उस पर। देन है डेफिनेशन डिफाइंड रोल एंड टेन्योर ऑफ गवर्नर, तो जो है गवर्नर है मस्ट एक्ट इम्पार्शली विद वेल डिफाइंड रोल्स एंड फिक्स टेन्योर, इम्पार्शली काम करे, उसका जो है टेन्योर फिक्स हो, उसके आदमी की रोल जो है उसके डिफाइंड हो कि भाई तुम ये कर सकते हो, उसके आर्बिट्री भी कुछ नहीं रखना चाहिए। देन देयर अपॉइंटमेंट जो शुड बी बेस्ड ऑन मेरिट नॉट पॉलिटिकल कंसिडरेशन, मेरिट बेस पे अपॉइंटमेंट करो। जजमेंट जो है इन बीपी सिंगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2010, तो SC held that while the president can remove governor without reason, such removal cannot be arbitrary, तो बोला कि जो है प्रेजेंट तो रिमूव कर सकता है गवर्नर को, पर वो रिमूवल है आर्बिट्री नहीं होना चाहिए। देन है डिसेंट्रलाइज है एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस, तो ट्रांसफर मोर जो एडमिनिस्ट्रेटिव एंड प्लानिंग पावर टू स्टेट स्पेशली इन हेल्थ एजुकेशन एंड एग्रीकल्चर, तो स्टेट्स को जो है ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव प्लानिंग पावर हेल्थ एजुकेशन और एग्रीकल्चर में वो ज़्यादा प्लान अच्छे से कर सके, वो पावर दो और एडमिनिस्टर अच्छे से कर सके। देन स्ट्रेंथनिंग द रोल इन काउंसिल एंड एनेबलिंग जो है कोलैबोरेटिव प्लानिंग एट रीजनल लेवल, तो रीजनल लेवल पे वो कोलैबोरेशन करके रीजन लेवल पे इससे करके ऐसे जो है वो प्लान बना सके, और फिर क्या है कि जोनल काउंसिल को स्ट्रेंथन करो। देन है 6 इंश्योर जो क्लैरिटी इन कंकरेंट लिस्ट लेजिस्लेशन, तो इसमें क्या है, अवॉइड जो है लेजिस्लेटिव ओवरलैप थ्रू बेटर ड्राफ्टिंग एंड क्लैरिटी ऑन द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ यूनियन एंड स्टेट, तो जब ड्राफ्ट करते हैं लॉ को तो उसमें क्या है, एक दूसरे से बात कर लें, ओवरलैप नहीं हो, दोनों जब लॉ बनाते हैं। देन यूज योर रेसिडरी पावर आर्टिकल 248 कॉशियसली ओनली इन नेशनल इंटरेस्ट, तो कॉशियसली यूज़ करें उसको। देन कंक्लूजन में क्या बोला कि इंडियन फेडरलिज्म इज नॉट अ बेसिक स्ट्रक्चर बट अ डायनेमिक पार्टनरशिप, इज नॉट अ स्टैटिक स्ट्रक्चर, शिट बेसिक स्ट्रक्चर तो है ये।
तो इंडियन फेडरलिज्म जो इज़ नॉट अ स्टैटिक स्ट्रक्चर बट अ डायनामिक पार्टनरशिप। तो ये स्टैटिक नहीं है, एक जैसे नहीं है, हमेशा चेंज होता रहता है इसमें। कॉन्स्टेंटली बैलेंसिंग unity with diversity, central strength with state autonomy, and constitutional design with evolving political realities। तो ये सब करना चाहिए हमको। देन है नेक्स्ट टॉपिक है अपना सेंटर एंड स्टेट रिलेशनशिप। इसको देखते हैं अभी। तो इसमें क्या है कि इंट्रोडक्शन। तो सेंटर स्टेट रिलेशन आर पल्स ऑफ इंडिया का फेडरल हार्ट बीट, बैलेंस्ड इन डिज़ाइन बट ऑफन जो है टाइटल्ड tilted in power. They mirror a union that debates, cooperates, and occasionally what collide। इसको रट लेना है। देन है बेसिक टेनेंट क्या है सेंटर स्टेट रिलेशन के। तो है पहला है कोऑपरेटिव गवर्नेंस। इसमें क्या है कि इनेबल स्मूथ कोऑर्डिनेशन इन पॉलिसी मेकिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड मैनेजिंग नेशनल चैलेंजेस लाइक पैंडमिक और डिजास्टर। तो जब सेंटर स्टेट आपस में बात करने की बात हो रही है तो कोऑपरेटिव गवर्नेंस, अगर सेंटर स्टेट आपस में बात करेंगे मतलब कोऑपरेट करके काम करेंगे तो जो है वो पॉलिसी मेकिंग में एक अच्छा काम कर सकते हैं, इम्प्लीमेंटेशन में उसको। देन है बैलेंस डेवलपमेंट। तो क्या है इंश्योर जो है इक्विटेबल रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन एंड रिड्यूस जो है रीजनल डिस्पैरिटीज। इससे क्या होगा, अगर उनका रिलेशन अच्छा होगा तो बैलेंस डेवलपमेंट होगा। तो इसमें क्या है कि इक्विटेबल रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन होगा, हर जगह बराबर का रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूट होगा, है ना, और रीजनल डिस्पैरिटीज़ कम होगी। तो सेंटर देखेगा भाई किस स्टेट को ज़्यादा ज़रूरत है, कौन कम डेवलप्ड है उसको देंगे। देन है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। तो मिनिमाइज फ्रिक्शन बिटवीन सेंटर एंड द स्टेट, फॉस्टरिंग स्टेबल इंटर गवर्नमेंटल रिलेशन। तो फ्रिक्शन कम होगा और जो है इंटर गवर्नमेंटल रिलेशन अच्छे होंगे, स्टेबल होंगे। देन है एफिशिएंट जो है सर्विस डिलीवरी। तो जो इम्प्रूव करेंगे जो है एडमिनिस्ट्रेटिव इफेक्टिवनेस इन एग्जीक्यूटिंग वेलफेयर स्कीम्स एंड पब्लिक सर्विस। तो जो स्कीम्स का एग्जीक्यूशन है वो अच्छा होगा, इफेक्टिव होगा। देन है स्ट्रेंथनिंग फेडरलिज्म। तो इसमें क्या, अपहोल्ड द स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म while preserving national unity। तो यूनिटी भी बनी रहेगी और फेडरलिज्म भी अपहोल्ड होता रहेगा। देन है रिस्पॉन्सिव पॉलिसी इनोवेशन। अलाउ द स्टेट टू एक्ट एज लेबोरेटरीज टू फॉर रिफॉर्म while aligning with national objectives। इसका पता नहीं कहते ना। इफेक्टिव जो है डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। तो एनकरेज इंस्टीट्यूशनल एंड जुडिशियल मैकेनिज्म टू रिजॉल्व इंटरगवर्नमेंटल डिस्प्यूट कंस्ट्रक्टिवली। तो जो इंटरगवर्नमेंटल डिस्प्यूट है उसको सॉल्व करने के लिए वो जुडिशियल मैकेनिज्म और इंस्टीट्यूशन का यूज़ कर सकते हैं। ट्रेंड इन सेंटर स्टेट रिलेशन इन इंडिया। तो इंडिया का जो है फेडरल डिज़ाइन ऑयल सेंट्रली टिल्टेड, तो सेंटर टिल्टेड है, हैज़ विटनेस इवॉल्विंग डायनामिक्स इन सेंटर स्टेट रिलेशन। दीज ट्रेंड जो है रिफ्लेक्ट शिफ्टिंग पॉलिटिकल कंटेक्स्ट, इकोनॉमिक रिफॉर्म, जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट एंड इंस्टीट्यूशनल इनोवेशन। तो ये सब हैं। तो इसमें फेजेस डिवाइड कर रखे हैं। तो जो है फेजेस ऑफ एवोल्यूशन। तो 1950 से 60s में क्या हुआ कि सेंट्रलाइजेशन एंड कांग्रेस डोमिनेंस रहा इस टाइम पे। तो इसमें क्या था, वन पार्टी डोमिनेंस लेड टू यूनिटरी टिल्ट इन गवर्नेंस। तो गवर्नेंस में क्या था कि हर जगह शायद हो सकता है कि एक ही पार्टी का जो है जीत के आती हो, तो एक पार्टी का डोमिनेंस था। तो यूनिटरी टिल्ट था, एक ही
यूनियन था, ठीक है। देन है मतलब सभी एक ही जैसा बोल रहे थे, हर एक स्टेट और सेंटर एक ही बात बोल रहे थे। तो जो सेंटर पे बात हो रही थी वही स्टेट बोल रहे थे। देन है स्टेट ऑटोनॉमी वाज मिनिमल, ठीक है। प्रेजेंट रूल यूज्ड लिबरली, तो ऑटोनॉमी कम थी तो प्रेजेंट रूल बहुत यूज़ करते थे। देन है प्लानिंग एंड डेवलपमेंट व स्टेट लेड फॉर सॉरी वो सेंट्रल लेड बाय द प्लानिंग कमीशन। तो प्लानिंग कमीशन जो है सेंटर पे प्लान बनते थे प्लानिंग कमीशन के थ्रू। देन है सेकेंड फेज है 1967 से 1989। तो इसमें क्या है, राइज ऑफ रीजनलिज्म एंड पॉलिटिकल फेडरलिज्म। तो इसमें क्या है, इमरजेंस ऑफ नॉन कांग्रेस स्टेट गवर्नमेंट पोस्ट 1967 वीकेंड सेंट्रल डोमिनेंस। तो अब क्या है, पहले तो कांग्रेस डोमिनेंस था, तो हर जगह स्टेट में भी सेंटर में भी कांग्रेस होगी मोस्टली। अब क्या है कि नॉन कांग्रेस का इमरजेंस स्टेट गवर्नमेंट आए, जिससे कि सेंटर का डोमिनेंस कम हो गया। देन है टेंशन इंक्रीज ड्यू टू आइडियोलॉजिकल डिफरेंस बिटवीन सेंटर एंड द स्टेट। टेंशन बढ़ गई, आइडियोलॉजी अलग थी इसलिए। देन है स्टेट जो है बिगेन asserting their autonomy leading to demand for restructuring federal relation। तो स्टेट जो है ऑटोनॉमी मांगने लग गए, जिससे क्या होगा कि फेडरल रिलेशन जो है उसमें डिमांड करने लगे रिस्ट्रक्चर करने के लिए, कि जो फेडरलिज्म है उसमें हमको पावर दो ज़्यादा, हमको ये दो ज़्यादा, हमको पावर, मतलब डिमांड करने लग गए। देन है 1990s में क्या होगा कि कोलिशन एरा एंड कोऑपरेटिव फेडरलिज्म आया। तो इसमें क्या, कोलिशन गवर्नमेंट लेड टू अ नेगोशिएटेड फेडरलिज्म गिविंग स्टेट मोर जो है बार्गेनिंग पावर। तो कोलिशन गवर्नमेंट आया, इससे क्या है नेगोशिएटेड फेडरलिज्म आया, जिससे कि स्टेट को जो है ज़्यादा बार्गेनिंग पावर मिल गई। द फाइनेंस कमीशन एंड द इंटरस्टेट काउंसिल बिकेम मोर एक्टिव। तो ये ज़्यादा एक्टिव हो गए फाइनेंस कमीशन इंटरस्टेट काउंसिल। देन इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन गेव जो है स्टेट ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी इन इन्वेस्टमेंट एंड रिफॉर्म। तो जो लिबरलाइजेशन हुआ ना वो, तो इसमें क्या है कि स्टेट को ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल गई इन्वेस्टमेंट और रिफॉर्म्स में। देन 2014 ऑनवर्ड्स स्ट्रॉन्ग सेंटर एंड कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म आया। तो विद द मेजॉरिटी जो है गवर्नमेंट एट द सेंटर, देयर हैज़ बीन रीसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। तो सेंटर पे जो मेजॉरिटी गवर्नमेंट आई है हर जगह बीजेपी, तो पावर का रीसेंट्रलाइजेशन हो गया दोबारा से। पहले उस टाइम पे थी 1950 से 60s में थी, अब दोबारा से आ गई। दैन इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी एंड डिसमेंटलिंग ऑफ प्लानिंग कमीशन, तो रिप्लेस बाय नीति आयोग हैव शिफ्टेड फिजिकल रिलेशन। तो फिजिकल रिलेशन भी चेंज हो गए, एक जो जीएसटी ले आए फिर नीति आयोग ले आए। देन कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म हैज़ इमर्ज एज स्टेट कम्पीट फॉर इन्वेस्टमेंट एंड रैंकिंग। तो कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म आ गया कि भाई हर स्टेट जो है इन्वेस्टमेंट ज़्यादा से ज़्यादा अपने पास लाना चाहता है और रैंकिंग अच्छा लेना चाहता है, इसलिए कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म आ गया, ठीक है। तो कंटेम्प्रेरी ट्रेंड अक्रॉस की डायमेंशंस, इसमें क्या है, तो एक तो लेजिस्लेटिव रिलेशन में क्या रहा कि रिसेंट ट्रेंड में क्या रहा, इंक्रीज यूज ऑफ ऑर्डिनेंस एंड सेंट्रल लॉ इवन इन एरियाज ऑफ कंकरेंट और स्टेटलेस, एग्जाम्पल फार्म लॉ। तो क्या ऑर्डिनेंस जो प्रेजेंट लेके आता है उसका यूज़ कर लेते ज़्यादा, या फिर कंकरेंट लिस्ट, या फिर सेंट्रल लॉ। सेंट्रल मतलब उसको सेंटर जो है अपनी पावर एक्सरसाइज करने के लिए क्या करता है, ऑर्डिनेंस ले आता है ज़्यादा, या फिर सेंट्रल लॉ, ठीक है, इन एरियाज ऑफ कंकरेंट या फिर स्टेट लिस्ट में भी लॉ बना देता। देन एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन, तो इसमें क्या है, सेंट्रल एजेंसी जैसे ईडी सीबीआई जो है इंक्रीजिंग इन इन्वॉल्व इन स्टेट लेवल इन्वेस्टिगेशन कॉजिंग फ्रिक्शन। तो क्या है, जब स्टेट पे कोई भी क्राइम होता है तो उसमें स्टेट की एजेंसी लगेगी और फिर जो सेंटर की एजेंसी है ईडी और सीबीआई ये भी लगती है, तो ये लगा देते हैं सेंटर वाले सेंट्रल एजेंसीज। तो इससे क्या है कि फ्रिक्शन हो जाता है। देन फाइनेंशियल रिलेशन में क्या होगा, जीएसटी काउंसिल जो प्रमोट करेगा जॉइंट डिसीजन मेकिंग, बट स्टेट जो है कंप्लेंट्स ऑफ डिलेड कंपनसेशन एंड फिजिकल स्क्वीज। तो जीएसटी काउंसिल बोलता है कि भाई जॉइंट डिसीजन मेकिंग लेना चाहिए, बट स्टेट बोलते हैं कि भाई हमको कंपनसेशन लेट मिलता है और पैसा हमारा बहुत कम कर दिया। देन है पॉलिटिकल रिलेशन, तो इसमें क्या है कि फ्रीक्वेंट सेंटर स्टेट जो है कन्फ्रंटेशन स्पेशली इन अपोजिशन रूल स्टेट, एग्जांपल तमिलनाडु, केरला, वेस्ट बंगाल, तो यहाँ पे कन्फ्रंटेशन होता रहता है
बहुत ज़्यादा। देन है जुडिशियल इंटरवेंशन, तो जुडिशरी जो एक्ट एज एन आर्बिटर इन सेंटर स्टेट कॉन्फ्लिक्ट। एग्जाम्पल SR बोमई केस में ऑन मिसयूज ऑफ आर्टिकल 356। तो जुडिशरी ये दोनों के जो भी डिस्प्यूट है उनको सुलझाता है। ये दोनों सेंटर स्टेट जो है जुडिशरी के पास जाते हैं जब कोई पंगे हो जाते हैं। देन कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशन, तो उसमें नीति आयोग क्या है? नीति आयोग इंटर स्टेट काउंसिल, जोनल काउंसिल प्रमोट करते हैं कंसल्टेटिव फेडरलिज्म, दो विद वेरिंग सक्सेस। देन टाइप ऑफ जुरिसडिक्शंस में क्या है? पार्लियामेंट का पावर टू लेजिस्लेट ऑन स्टेट सब्जेक्ट। नेक्स्ट टॉपिक है ये टाइप ऑफ जुरिसडिक्शन। तो एक है कि भाई पार्लियामेंट्स पावर टू लेजिस्लेट ऑन स्टेट सब्जेक्ट्स। तो अंडर सर्टन जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी और कोऑपरेटिव सर्कमस्टांसेस पार्लियामेंट में लेजिस्लेट ऑन सब्जेक्ट्स इन द स्टेट लिस्ट। एक्स्ट्राऑर्डिनरी और कोऑपरेटिव सर्कमस्टांसेस में जहाँ पे कॉपरेशन की जरूरत है तो पार्लियामेंट बना सकता है लॉ। तो इसमें आर्टिकल दे रखे 249। तो इसमें क्या है कि प्रोविजन है कि राज्यसभा जो 2/3 मेजोरिटी से एक रेजोल्यूशन पास करे और वो जो है नेशनल इंटरेस्ट में हो तब ऐसा करता है। देन इसमें क्या एसोसिएटेड इशू क्या है इसके साथ में कि स्टेट में जो है फील देयर ऑटोनॉमी इज बाईपास थ्रू राज्यसभा वेयर दे लैक इक्वल रिप्रेजेंटेशन। तो राज्यसभा में क्या है, जैसे मान लो यूपी है, यूपी को सबसे ज़्यादा सीट्स है, तो मान लो यूपी और कुछ बिहार राजस्थान यहाँ पे कि मान लो बीजेपी ने जीता है ना, तो यहाँ पे ये लोग राज्यसभा में डोमिनेट करेंगे, फिर ये क्या बोलते हैं रेजोल्यूशन ले आएंगे और फिर वो जो है स्टेट सब्जेक्ट में बना देगा। तो क्या स्टेट को लगता है कि भाई इनकी जो ऑटोनॉमी है वो बाईपास हो जाती है क्योंकि यहाँ पे इक्वल रिप्रेजेंटेशन नहीं है। ठीक है, तो एग्जांपल क्या है कि पुश फॉर नेशनल एनवायरमेंटल लॉज ओवरराइडिंग लोकल कंसर्न इन स्मॉलर स्टेट्स। तो स्मॉल स्टेट्स में जो है नेशनल एनवायरमेंट लॉ लेके आ गए, मतलब नेशनल एनवायरमेंट लॉ एंड नेशनल एनवायरमेंट लॉ ले आए, तो उससे क्या है कि जो है स्मॉल स्टेट्स को नुकसान हो गया। इससे एनवायरमेंट हो सकता है कि मतलब स्टेट सब्जेक्ट हो। देन है आर्टिकल 250। तो केस में ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी पार्लियामेंट जो है वो लॉ बना सकता है स्टेट लिस्ट सब्जेक्ट्स पे। तो इसमें इशू क्या है कि कैन लीड टू सेंट्रल ओवररीच एंड मिसयूज ऑफ इमरजेंसी पावर टू डोमिनेट स्टेट सब्जेक्ट्स। तो सेंट्रल जो ओवररीच कर सकता है, रीच किया था वो ओवररीच हो जाएगा, और जो इमरजेंसी पावर उसका मिसयूज कर सकता है। देन एग्जांपल इसका जो है इमरजेंसी प्रोविजन इन्वोक्ड इन पास्ट टू सप्रेस द ओपोजिशन स्टेट ऑटोनॉमी। एग्जांपल 1975-77। तो जो अपोजिशन दंगे पंगे कर जाते तो वहाँ पे ये लगा देते हैं। देन है 252 आर्टिकल। इसका प्रोविजन है कि 2 और मोर स्टेट जो है रिक्वेस्ट करेंगे पार्लियामेंट को टू लिस्ट 2 और मोर स्टेट, तब बोलेंगे कि भाई ये पर्टिकुलर स्टेट लिस्ट पे लॉ बना दो, पार्लियामेंट तुम बना दो, तो पार्लियामेंट बनाता है स्टेट लिस्ट पे। तो इसमें इशू क्या है कि स्टेट जो है लूजेस परमानेंट कंट्रोल ओवर सच सब्जेक्ट। डिसेंटिंग स्टेट जो है कैनॉट रिवर्स द लॉ। अच्छा, मान लो कुछ स्टेट ने 2 और 2 से ज़्यादा, मतलब राजस्थान, यूपी और क्या बोलते हैं बिहार वालों ने जो है पार्लियामेंट के पास गए कि भाई तुम इस पे बना दो, है ना, पर बाकी ने तो नहीं बोला ना, तो अब वो पूरा परमानेंट कंट्रोल लूज कर देंगे कि वे इस पे बना ही नहीं सकते। और जो डिसेंटिंग स्टेट से कैनॉट रिवर्स द लॉ, और जो तमिलनाडु केरला ये जो है ये लोग जो लॉ बनाए उसको रिवर्स नहीं कर सकते। एग्जाम्पल है कि वाइल्ड लाइफ जो है रूल कंटिन्यू टू अप्लाई यूनिफॉर्मली इवन व्हेन स्टेट्स लाइक तमिलनाडु ऑब्जेक्ट टू कंजर्वेशन जोन। तो वाइल्ड लाइफ रूल बना दिया है ना, तो वो यूनिफॉर्मली पूरे इंडिया में लगता है। तमिलनाडु ने मना करा फिर भी लगेगा, कुछ 1-2 स्टेट्स ने बोल, 2 से ज़्यादा स्टेट्स ने बोल दिया होगा। देन आर्टिकल 253। तो इसमें क्या है कि भाई इम्प्लीमेंट द इंटरनेशनल एग्रीमेंट इंक्लूडिंग ट्रीटीज। तो इंटरनेशनल एग्रीमेंट ट्रीटीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए पार्लियामेंट लॉ बना सकते हैं। तो इसमें इशू क्या है, सेंटर कैन यूज ट्रीटी टू लेजिस्लेट इवन ऑन स्टेट मैटर विदाउट कंसल्टिंग स्टेट। तो
ट्रीटी को यूज़ करके जो है वो लॉ बना सकता है उनसे बिना कंसल्ट किए। तो इसमें क्या एग्जांपल, सेंट्रल फॉरेस्ट एंड कोस्टल रेगुलेशन अंडर ग्लोबल पैक्ट अफेक्ट लोकल लाइवलीहुड अपोज्ड बाय स्टेट्स लाइक गोवा एंड केरला। तो जो सेंट्रल फॉरेस्ट एंड कोस्टल रेगुलेशन बनाए उन्होंने लाइवलीहुड को अफेक्ट करा। देन है आर्टिकल 356, तो प्रेजेंट रूल में पार्लियामेंट जो लेजिस्लेट कर सकता है स्टेट के लिए। तो इसमें क्या है, इशू क्या है, रिस्क ऑफ पॉलिटिसाइज यूज ऑफ प्रेजेंट रूल अंडरमाइन द फेडरल स्ट्रक्चर। तो बेसिकली पॉलिटिसाइज कर सकते हैं इसको, प्रेजेंट रूल के पावर को। देन है इसका एग्जाम्पल है JNK में 2018-19 में लैंड लॉ एंड डोमिसाइल रूल जो है चेंज्ड विदाउट एन इलेक्टेड असेंबली। तो लैंड लॉ डोमिसाइल रूल चेंज कर दिया, असेंबली थी नहीं। देन है नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट है डॉक्ट्रिन ऑफ रिपग्नेंसी। तो ये आर्टिकल 254, तो इसमें बोल रहा है इफ़ अ स्टेट जो है लॉ कॉन्फ्लिक्ट विद सेंट्रल लॉ ऑन ए कंकरेंट लिस्ट सब्जेक्ट द सेंट्रल लॉ जो प्रिवेल। अगर कंकरेंट लिस्ट में स्टेट सेंटर दोनों ने बना दिया तो सेंटर का लॉ प्रिवेल करेगा। तो हाउएवर इफ द स्टेट लॉ हैज़ रिसीव्ड प्रेजेंट असेंट इट मे प्रिवेल इन दैट स्टेट अनलेस पार्लियामेंट लेटर ओवरराइड्स इट। पर अगर स्टेट लॉ ने बना दिया है ना, एक बार मान लो मतलब स्टेट ने लॉ बना दिया, प्रेसिडेंट ने उसको असेंट दे दिया, ठीक है, तो उस स्टेट में वही लॉ लगेगा। बट अगर पार्लियामेंट ने दोबारा से लॉ बना दिया ना, फिर पार्लियामेंट का लग जाएगा। एग्जाम्पल, जो महाराष्ट्र लॉ ऑन बैनिंग बार डांसर वॉज इनिशियली अपहेल्ड एज इट हैड प्रेसिडेंशियल असेंट। कि भाई महाराष्ट्र ने जो है लॉ लेके आया कि भाई बार डांसर्स को बंद कर दो, तो प्रेसिडेंट ने भी हाँ बोल दिया, तो वो मतलब लग गया लॉ डिस्पाइट ओवरलैप विद सेंट्रल लेबर लॉज। initially upheld as it had despite overlap with central labor laws। ये मेरे समझ नहीं आया। देन है नेक्स्ट टॉपिक है एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन एंड सेंटर स्टेट रिलेशन। तो एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन जो परटेन टू हाउ एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी इज exercised, delegated and supervised between union and the state, while the constitution establishes a framework of cooperative governance. It also vests overriding administrative power in the center, making Indian federalism executively centralized। इसका देखते क्या है, राधा तो क्या है, एग्जीक्यूटिव रिलेशन देख रहे हैं हम। तो पहले तो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क देखते हैं, आर्टिकल 256 से 263। तो फिर 256 क्या है, डायरेक्शन बाय, इसमें बता रखा है डायरेक्शन बाय द यूनियन, कि भाई जो यूनियन है डायरेक्शन दे सकता है स्टेट को। तो दो स्टेट जो है कैन डायरेक्ट सेंटर कैन डायरेक्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट लॉज मेड बाय पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट जो लॉ बनाए उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है उसको ऐसे डायरेक्शन दे सकता है, भाई ऐसे ऐसे करो, ठीक है। उसके बाद में क्या है, एग्जाम्पल जो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, सेंटर ने जो है सेंटर पुशिंग स्टेट टू अडॉप्ट आयुष्मान भारत अंडर नेशनल हेल्थ मिशन। एक तो राइट टू एजुकेशन हो जाएगा, देन सेंटर ने बोला कि भाई आयुष्मान भारत को अडॉप्ट करो। देन इशू क्या है कि सीन एज इंटरफेरेंस इन द स्टेट ऑटोनॉमी स्पेशली इन हेल्थ एंड एजुकेशन में विच आर स्टेट सब्जेक्ट। तो हेल्थ एजुकेशन जो है अच्छा स्टेट सब्जेक्ट पर जो है सेंटर जो है इंटरफेयर करता है, ठीक है। स्टेट लाइक तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल जो है रजिस्टर्ड आयुष्मान भारत साइटिंग एग्जिस्टिंग स्कीम एंड फंक्शनिंग कंसर्न। बोला कि भाई ऑलरेडी एग्जिस्ट करी है स्कीम और उसका जो फंक्शन है उसमें थोड़े पंगे हैं। देन आर्टिकल 257, तो इसमें क्या, स्टेट जो है नॉट टू इम्प्लीमेंट यूनियन एग्जीक्यूटिव पावर इम्पीड यूनियन की एग्जीक्यूटिव पावर, ठीक है। तो इसमें क्या है कि स्टेट मस्ट नॉट इंटरफेयर,
तो क्या है आर्टिकल 257, तो स्टेट जो है नॉट टू इम्पीड यूनियन एग्जीक्यूटिव पावर। तो इसमें क्या है कि स्टेट जो मस्ट नॉट हिंडर द यूनियन का एग्जीक्यूटिव फंक्शन। सेंटर जो कैन इशू डायरेक्शंस, हिंडर नहीं करे, सेंटर जो इशू कर सकता है डायरेक्शन। एग्जांपल जो है सेंटर रूल ड्यूरिंग नेचुरल डिजास्टर, एंटी टेररिस्ट टेरर ऑपरेशन और सिक्योरिंग नेशनल हाईवे एंड एयरपोर्ट। इशू टेंशन ड्यूरिंग सेंट्रल फोर्स डिप्लॉयमेंट। एग्जांपल फार्म प्रोटेस्ट इन पंजाब, internal law and order situation. Season undermining the state's control over law and order state subjects। तो लॉ एंड ऑर्डर जो स्टेट सब्जेक्ट है, ठीक है, तो इम्पीड नहीं करे ना, मतलब स्टेट जो है इसमें दखल अंदाजी नहीं कर सकती। तो इसमें जो है एग्जीक्यूटिव फंक्शंस में हिंडर नहीं करे, परेशानी नहीं करे। तो आर्टिकल 258, तो इसमें क्या डेलीगेशन ऑफ यूनियन फंक्शंस टू स्टेट। तो यूनियन के फंक्शन जो है वो स्टेट को दे सकते हैं। तो प्रेसिडेंट जो है डेलीगेट कर सकता है यूनियन के फंक्शन को स्टेट में कि भाई ये तुमको इम्प्लीमेंट करना है तो स्टेट तुम इम्प्लीमेंट करो, ठीक है। तो एग्जांपल जो है स्टेट ऑफिसर इम्प्लीमेंट सेंट्रल स्कीम लाइक पीएम किसान, स्वच्छ भारत, प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला। सेंटर की स्कीम है पर उसको इम्प्लीमेंट जो है स्टेट ऑफिसर कर रहा है। इशू क्या है इसमें, एग्जीक्यूशन बर्डन लाइज विद स्टेट बट क्रेडिट क्लेम बाय सेंटर। तो एग्जीक्यूशन का बर्डन स्टेट पे होता है पर क्रेडिट सेंटर ले जाता है। स्टेट फेस फंडिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रेन इन इम्प्लीमेंटिंग वाइड रीच सेंट्रल स्कीम। तो इस स्कीम तो सेंटर की पर स्टेट को इम्प्लीमेंट करने में पैसे के पंगे हो जाते हैं। देन आर्टिकल 258A, तो इसमें क्या है डेलीगेशन ऑफ स्टेट फंक्शन टू द यूनियन। तो ऊपर था अभी 258 में था कि भाई यूनियन जो स्टेट को फंक्शन डेलीगेट कर सकता है, अब इसमें उल्टा है कि भाई स्टेट जो है यूनियन को डेलीगेट करेगा फंक्शन। तो इसमें है स्टेट कैन एंट्रस्ट देयर फंक्शन टू द यूनियन थ्रू द गवर्नर। तो गवर्नर के थ्रू गवर्नर को बोल देगा कि भाई सेंटर को जाके बोल दो और सेंटर ये काम करे। तो एग्जांपल जो है कंडक्ट ऑफ नीट यूपीएससी एग्ज़ाम, पुलिस ट्रेनिंग, बॉर्डर एरिया एडमिनिस्ट्रेशन। तो बोला कि भाई काम स्टेट का है पर भाई सेंटर तुम कर लो, है ना। इशू क्या है, व्यूड एज डायल्यूशन ऑफ फेडरल कंट्रोल ओवर वाइटल सोशल सेक्टर। तो फेडरल कंट्रोल जो डायल्यूट हो जाता है। कंट्रोवर्सी ओवर नीट इन तमिलनाडु वेयर स्टेट आर्ग्यू दैट लोकल स्टूडेंट्स आर डिसएडवांटेज बाय सेंट्रलाइज्ड एग्जाम। कि भाई लोग एग्ज़ाम तो सेंटर कंडक्ट करता है पर उसमें क्या है कि जो लोकल स्टूडेंट है उनको फ़ायदा नहीं होता है। हो सकता है क्वेश्चन ऐसे बना होता हो लैंग्वेज के बेसिस पे या कुछ, मतलब एनसीईआरटी के क्वेश्चंस डालता हो या कुछ ऐसे करके, ठीक है। देन आर्टिकल 261, तो इसमें क्या है फुल फेथ एंड क्रेडिट क्लॉज। तो इसमें क्या है पब्लिक एक्ट रिकॉर्ड एंड जुडिशियल प्रोसीडिंग ऑफ वन स्टेट आर वैलिड इन अदर। बोला कि किसी भी एक स्टेट ने कोई भी पब्लिक एक्ट है, कोई रिकॉर्ड है, जुडिशियल प्रोसीडिंग है, वो एक स्टेट का तो दूसरे सभी स्टेट्स में वैलिड माना जाएगा। एग्जाम्पल व्हीकल रजिस्ट्रेशन, कोर्ट की डिग्री या फिर मैरिज सर्टिफिकेट आर वैलिड नेशन वाइड। मतलब अगर आपने राजस्थान में व्हीकल का रजिस्ट्रेशन कराया तो हर जगह वैलिड होगा। कोर्ट की डिग्री है वो भी, मैरिज सर्टिफिकेट, ठीक है। इशू में क्या होता है प्रैक्टिकल कॉन्फ्लिक्ट इन इन्फोर्समेंट। एग्जाम्पल इंटरफेथ इंटरकास्ट मैरिज फेस रेजिस्टेंस इन अदर स्टेट्स। एनफोर्समेंट में प्रॉब्लम आ जाती है। व्हीकल रोड टैक्स एनफोर्समेंट इशू बिटवीन स्टेट्स लाइक तमिलनाडु एंड कर्नाटका ओवर क्रॉस बॉर्डर व्हीकल यूज। कि भाई व्हीकल रोड टैक्स एनफोर्समेंट, कोई टैक्स लेने देने में कोई पंगे हो जाते होंगे, है ना। यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्ट्रूमेंट ऑफ कोऑर्डिनेशन, इसमें क्या है कि इंस्ट्रूमेंट डिस्क्रिप्शन इशू। तो बेसिकली कि इंस्ट्रूमेंट
इंटर स्टेट काउंसिल है, देन है जोनल काउंसिल, नीति आयोग, ऑल इंडिया सर्विस। ठीक है, कहाँ गया माइक, कहाँ गया भाई, आवाज़ आ रही है ना? हेलो, यस। तो इंटर स्टेट काउंसिल है ना, तो कंस्टिट्यूशन बॉडी फॉर कंसल्टेशन इन कोऑर्डिन। हाँ, तो इंटर स्टेट काउंसिल जो है ये क्या है, ये कंस्टिट्यूशनल बॉडी है। तो इसके थ्रू जो कंसल्टेशन और कोऑर्डिनेशन होता है, ये आर्टिकल 263 में दे रखा है। देन है दूसरा अपना ए, ए, हाँ, तो इसमें इशू क्या है? इशू है कि लैक बाइंडिंग पावर मीट्स इनफ्रीक्वेंटली। इसमें बाइंडिंग पावर नहीं है, ठीक है, और फ्रीक्वेंटली मीट नहीं करता, कभी कभी मिलता ही। देन जोन एंड काउंसिल, तो ये स्टेटरी बॉडी है, स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो 1956 इसमें बनाई है, इसके थ्रू बनी है ये। तो गुड फॉर रीजनल कोऑर्डिनेशन बट लिटिल फॉलोअप। तो रीजनल कोऑर्डिनेशन अच्छा है पर फॉलोअप का कम या नहीं होता है। नीति आयोग तो क्या, रिप्लेस प्लानिंग कमीशन टू प्रमोट जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, इसने प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस कर दिया। तो इसका इशू है कि नो फाइनेंशियल कंट्रोल, हेंस लिमिटेड कोएसिव पावर। तो नीति आयोग के पास में पनिशमेंट देने की पावर नहीं है। देन है ऑल इंडिया सर्विस, तो इसमें क्या है कि कॉमन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, कॉमन एडमिनिस्ट्रेटिव कैडर जैसे IAS, IPS, IFAS जो है शेयर बिटवीन सेंटर एंड द स्टेट, शेयर करते हैं। तो इसमें इशू क्या है कि ड्यूल कंट्रोल ऑफन कॉज सेंटर स्टेट फ्रिक्शन। तो दोनों कंट्रोल करते हैं, सेंटर भी स्टेट भी। तो एग्जांपल वेस्ट बंगाल में 2021 में क्या हुआ, अ सीनियर IAS ऑफिसर वाज रिकॉल्ड बाय सेंटर ड्यूरिंग पोस्ट साइक्लोन रिलीफ, ट्रिगरिंग जो है पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी। तो पोस्ट साइक्लोन रिलीफ के बाद में सेंटर ने बुला लिया उसको, फिर ये पंगे हो गए। देन कंटेम्प्रेरी, नेक्स्ट टॉपिक है कंटेम्प्रेरी चैलेंज इन एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन। तो क्या है, पॉलिटिसाइजेशन ऑफ द गवर्नर रोल। तो पहला टॉपिक है, फर्स्ट पॉइंट है। तो इसमें क्या है कि गवर्नर जो है अपॉइंटेड बाय द सेंटर ऑफन डिले असेंट टू द स्टेट बिल, इंटरफेयर इन यूनिवर्सिटी अपॉइंटमेंट और विदहोल्ड लेजिस्लेटिव प्रपोजल। तो गवर्नर जो है उसको सेंटर अपॉइंट करता है, पर वो जो है स्टेट बिल्स पे असेंट में बहुत डिले कर देता है। देन यूनिवर्सिटी अपॉइंटमेंट में इंटरफेयर करता है और विदहोल्ड लेजिस्लेटिव प्रपोजल्स उसको विदहोल्ड कर देता है। सेंटर का सेकेंड पॉइंट है सेंट्रल एजेंसीज वर्सेस स्टेट ऑटोनॉमी। तो CBI एंड ED जो है ऑपरेट्स अंडर सेंट्रल जुरिसडिक्शन बट नीड जनरल कंसेंट फ्रॉम स्टेट। तो वैसे तो सेंटर की जुरिसडिक्शन में काम करते हैं, पर स्टेट जो है जनरल कंसेंट देते हैं तभी काम करते शायद सेंटर के अंदर शायद। देन सेveral स्टेट्स हैव विथड्रॉन कंसेंट साइटिंग पॉलिटिकल मिसयूज। तो ये लोग मिसयूज करते हैं, इसलिए काफ़ी स्टेट्स ने जो है कंसेंट को विड्रॉ कर लिया है। तो ED रेड्स बिफोर स्टेट इलेक्शन, एग्जाम्पल इन दिल्ली झारखंड में, व्यूज एज अटेम्प्ट टू इंटीमिडेट। तो स्टेट इलेक्शन से पहले ED जो रेड मार देता है उनकी इमेज ख़राब करने के लिए। तो ये क्या है, व्यूज एज एन अटेम्प्ट टू इंटीमिडेट, मतलब डराने का देखा जाता है। देन थर्ड पॉइंट है ओवर सेंट्रलाइजेशन स्कीम इम्प्लीमेंटेशन। तो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम जो है ऑफन प्रेजेंट टेम्पलेट्स विदाउट अकाउंटिंग फॉर रीजनल वेरिएशन। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम जो है प्रीसेट टेम्पलेट विदाउट अकाउंटिंग फॉर रीजनल वेरिएशन, रीजनल वेरिएशन नहीं होता है। The example Ayushman Bharat uniform model not compatible with state and health scheme. Example केरला का करुण्या। तो कंपैटिबल नहीं है, मतलब दोनों एक दूसरे को हेल्प नहीं कर रहे हैं, अलग अलग डायरेक्शन में है। तो स्टेट डिमांड मोर से इन डिज़ाइन एंड फंड शेयरिंग ऑफ स्कीम्स लाइक PMGSY क्या है, प्रधानमंत्री ग्रामीण, पता नहीं जी क्या है, देन प्रधानमंत्री आवास योजना। तो स्टेट बोल रहे हैं कि भाई कुछ कुछ स्कीम्स में हमको उसको डिज़ाइन करने में और फंड में जो है ज़्यादा शेयर होना चाहिए हमारा। देन फोर्थ पॉइंट है इरेगुलर यूज ऑफ इंटर स्टेट काउंसिल एंड जोनल काउंसिल।
तो इंटरनेट टू भी जो है द प्लेटफॉर्म फॉर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म बट रिमेन जो लार्जली सेरेमोनियल। तो इंटर स्टेट काउंसिल जोनल काउंसिल क्या है, ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के लिए बनाए पर ये ज़्यादातर सेरेमोनियल होते हैं। इसमें ऑब्जर्वेशन सरकारी एंड पंचायत कमीशन जो है रिकमेंडेड रेगुलर मीटिंग एंड स्टेटूटरी बैकिंग येट टू बी इम्प्लीमेंटेड इफेक्टिवली। तो ये दोनों कमीशन इन्होंने बोला कि भाई रेगुलर मीटिंग होनी चाहिए और उनकी स्टैट्यूटरी बैकिंग होनी चाहिए, बट अभी तक वो किया नहीं है। देन नेक्स्ट टॉपिक है सेंटर स्टेट एग्जीक्यूटिव रिलेशन ड्यूरिंग इमरजेंसी। इस टाइम पे क्या होता है, तो इमरजेंसी आर्टिकल 352 में दे रखा है। तो नेशनल इमरजेंसी जो है प्रोक्लेम इन केस ऑफ वॉर या फिर एक्सटर्नल एग्रेशन या फिर आर्म रिविलियन, टर्निंग द फेडरल सेटअप इनटू अ हाईली सेंट्रलाइज सिस्टम। तो ये 3 केसेस में लगा सकती है। तो जो फेडरल से सेंट्रलाइज हो जाता है, तो ड्यूरिंग द इमरजेंसी द यूनियन कैन लेजिस्लेट ऑन स्टेट लिस्ट सब्जेक्ट एंड इशू डायरेक्शन टू स्टेट गवर्नमेंट ऑन एनी मैटर। तो इमरजेंसी के टाइम पे जो है वो किसी भी स्टेट लिस्ट पे वो लॉ बना सकता है और स्टेट गवर्नमेंट को डायरेक्शन दे सकता है, किसी भी मैटर पे लॉ बना सकते, डायरेक्शन दे सकता है ना। पार्लियामेंट का लेजिस्लेटिव स्कोप से एक्सपैंड एंड द प्रेसिडेंट कैन मॉडिफाई सेंटर स्टेट फाइनेंशियल रिलेशन। तो जो है प्रेसिडेंट जो है जो फाइनेंस कैसे किसको देना है, कौन सी स्टेट को ज़्यादा देना है, कम देना है, ख़त्म करना है, वो पूरा मॉडिफाई कर सकता है। देन है although temporarily this shift here significantly curtails state autonomy and strengthen the union's control। वैसे टेम्पररी होता है, बट जो इससे क्या होता है कि कर्टेल करते हैं स्टेट ऑटोनॉमी को और ये स्ट्रेंथन करता है यूनियन के कंट्रोल को। तो प्रेजेंट का रूल आर्टिकल 356। तो क्या प्रेजेंट रूल जो है कैन बी इम्पोज व्हेन constitutional machinery in a state जो break down, usually based on the governor's report। प्रेजेंट का रूल आर्टिकल 356। तो प्रेजेंट का रूल कब इम्पोज किया जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन की मशीनरी जो है स्टेट में वो ब्रेक डाउन हो जाती है और गवर्नर अगर रिपोर्ट देता है उसके टाइम पे इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है यूजुअली, ठीक है। देन प्रेजेंट अज्यूम द स्टेट एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी एंड लेजिस्लेचर में बी डिसॉल्व्ड और सस्पेंडेड। तो प्रेजेंट के पास में जो है स्टेट की एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी आ जाती है, लेजिस्लेचर या तो उसको सस्पेंड कर देते हैं, डिसॉल्व कर देते हैं। पार्लियामेंट टेक्स ओवर लेजिस्लेटिव पावर एंड द गवर्नर एडमिनिस्टर द स्टेट ऑन बिहाफ ऑफ द यूनियन। पार्लियामेंट जो है लॉ बनाने लग जाता है और जो गवर्नर जो है वो यूनियन के बिहाफ पे स्टेट को जो है एडमिनिस्टर करता है। दो हिस्टोरिकली मिसयूज फॉर पॉलिटिकल एंड्स द एसआर बोमाई जजमेंट सेट कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड अगेंस्ट इट्स आर्बिट्री यूज। तो एसआर बोमाई केस ने जो है सेफगार्ड्स दे दिए कि भाई इसको आर्बिट्री यूज़ नहीं करेंगे, मन से यूज़ नहीं करेंगे। देन थर्ड है फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 360। तो फाइनेंशियल इमरजेंसी जो है कैन बी डिक्लेयर इफ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और क्रेडिट ऑफ इंडिया और एनी पार्ट इज जेंडर थ्रेट। जब स्टेबिलिटी क्रेडिट जो है वो थ्रेट में हो तब लाते हैं। तो सेंटर जो है कैन डायरेक्ट स्टेट टू रिड्यूस एक्सपेंडिचर इंक्लूडिंग सैलरी ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ और एंड जजेस। तो सेंटर जो स्टेट को डायरेक्शन देगा कि भाई तुम 1 लाख देते हो तो अभी 50,000 दे दो, 50,000 देते हो तो 20,000 दे दो, ऐसे करके डायरेक्शन दे सकता है कि एक्सपेंडिचर कम करो, सैलरी कम कर दो। Then a state legislature may need presidential assent before passing money bill, limiting their fiscal autonomy। तो कोई भी मनी बिल पास करने से पहले प्रेसिडेंट जो है उसको एसेंट दे तभी वो पास होगा, ठीक है। दो नेवर इन्वोक्ड दिस प्रोविजन टू एनेबल complete union control over state finance, representing maximum fiscal centralization। ऐसे अभी तक कभी इन्वोक की नहीं है, पर इससे क्या होता है ये कंप्लीट यूनियन कंट्रोल हो जाता है स्टेट फाइनेंस के ऊपर, रिप्रेजेंटिंग मैक्सिमम जो है फिस्कल सेंट्रलाइजेशन। देन है नेक्स्ट टॉपिक है सेंट्रल स्टेट फाइनेंस रिलेशन इन इंडिया। तो इसमें क्या है ग्रांटेड एड देखते हैं, तो 275 एंड 228। तो अंडर आर्टिकल 275 तो सेंटर गिव्स स्टैट्यूटरी ग्रांट्स टू स्टेट
in need of assistance, especially for special needs और ट्राइबल वेलफेयर। तो इसमें क्या है कि जो सेंटर पैसे देता है स्टेट को, स्टैट्यूटरी ग्रांट देता है ये, है ना। असिस्टेंस स्पेशली जो है स्पेशल नीड और ट्राइबल वेलफेयर, इसमें इसके लिए पैसे देते रहते हैं। आर्टिकल 282 बोल रहा है कि द यूनियन एंड द स्टेट जो मेक discretionary grant for any public purpose, which often जो include centrally sponsored scheme। सेंटर और स्टेट जो है वो डिस्क्रिशनरी ग्रांट दे सकते हैं फॉर एनी पब्लिक पर्पस विच ऑफन इंक्लूड। तो यूनियन जो है और स्टेट जो है वो मन मर्जी से भी दे सकते हैं अगर कोई पब्लिक पर्पस के लिए, जैसे कि मान लो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम हो गई। Then states have argued that discretionary grants reduce their autonomy as they are tied to union priorities। तो बोला कि वही जो डिस्क्रिशनरी ग्रांट है उसकी ऑटोनॉमी कम हो जाती है, ठीक है, क्योंकि वो यूनियन की प्रायोरिटीज है उसी के लिए दी जाती है। मान लो डिस्क्रिशनरी ग्रांट के तो स्टेट ने मांगा और यूनियन ने दिया, तो यूनियन बोलेगा कि भाई मैं तुमको 50 करोड़ बस स्कीम इम्प्लीमेंट करने के लिए दे रहा हूँ। देन है नेक्स्ट टॉपिक है नेक्स्ट है पॉइंट जीएसटी एंड फिस्कल फेडरलिज्म। पहले तो ये ग्रांट इन एड था, फिर जीएसटी एंड फिस्कल फेडरलिज्म है। तो इसमें गुड्स एंड सर्विस टैक्स इंट्रोड्यूस 2017 में करा। यूनिफाइड जो है इनडायरेक्ट टैक्स इनटू सिंगल नेशनल टैक्स। तो इसने क्या है टैक्स को जो सिंगल नेशनल टैक्स में लेके आ गया, रिक्वायरिंग सेंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन, ठीक है। तो इसमें क्या कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ जाती है ना। आर्टिकल जो है 279A तो इस्टेब्लिश करता है जीएसटी काउंसिल, ये करता है कंप्राइजिंग यूनियन एंड द स्टेट फाइनेंस मिनिस्ट्री। तो यूनियन की जो फाइनेंस मिनिस्ट्री और स्टेट की वो आ जाती है इसमें। तो एज अ कोऑपरेटिव बॉडी टू मेक डिसीजन ऑन टैक्स रेट एग्जम्पशन एंड स्ट्रक्चर। तो ये डिसीजन लेते हैं टैक्स रेट के ऊपर, एग्जम्पशन स्ट्रक्चर के ऊपर। तो इसमें क्या है दो सीन एज अ स्टेप टुवर्ड्स कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। States have raised concern about limited fiscal flexibility and center's dominance in decision making। तो भाई स्टेट बोलता है कि भाई इनके पास में फिजिकल फ्लेक्सिबिलिटी बहुत कम है और जो सेंटर जो है डिसीजन मेकिंग में सेंटर ही डोमिनेट करता है। तो इन्हें जीएसटी कंपनसेशन डिले एंड कंट्रोवर्सी। तो जीएसटी कंपनसेशन एक्ट 2017 जो है गारंटी करता है स्टेट कंपनसेशन फॉर एनी लॉस फॉर ऑफ रेवेन्यू ड्यू टू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी फॉर 5 ईयर टिल जून 2022। तो ये जो एक्ट है जीएसटी कंपनसेशन एक्ट 2017 थे, उसने बोला कि 2022 तक से स्टेट्स को जो भी लॉस हुआ है जीएसटी इम्प्लीमेंट करने से, तो वो पैसा सेंटर देगा। तो इसमें क्या सेंटर प्रॉमिस टू कंपनसेट स्टेट्स इफ देयर जीएसटी रेवेन्यू ग्रू एट लीस्ट लेस देन 14% पर एनम यूजिंग द जीएसटी कंपनसेशन सेस। सेंटर ने सेस लगा दिया, बोला कि अगर उनका जीएसटी रेवेन्यू जो है 14% से कम होता है तो ये उनको जो है सेंटर जो उनको कंपनसेट करेगा। तो इसमें इशू क्या है कि 2020 ऑनवर्ड क्या हुआ, स्पेशली कोविड में सेंटर ने डिले कर दिया रिलीजिंग कंपनसेशन ड्यू टू द इंसफिशिएंट सेस कलेक्शन। तो सेंटर के पास में पैसे नहीं आया तो उसने क्या डिले कर दिया पैसे देने में। तो सेंटर जो सजेस्टेड स्टेट शुड जो बोरो फंड टू ब्रिज द शॉर्टफॉल, दिस वाज स्ट्रांगली अपोज्ड। तो सेंटर ने बोला कि भाई स्टेट तुम बोरो कर लो पैसा, ठीक है, पर इसको बहुत ज़्यादा अपोज किया गया। देन स्टेट का रिस्पांस, तो पंजाब, छत्तीसगढ़, केरला, दिल्ली जो है उन्होंने कंसर्न रेज करा ओवर फिस्कल स्ट्रेन एंड कॉल द सेंटर मूव अ ब्रीच ऑफ ट्रस्ट एंड कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। तो बोला कि भाई ये जो तुमने काम करे गलत करे हैं, और बोला कि जो सेंटर ने जो हमारा ट्रस्ट जो तोड़ दिया। देन है undermine the trust in GST Council, which is supposed to function by consensus, pushed demand for
reconsidering the structure and power of the GST Council. तो जीएसटी काउंसिल कंसेंसस बेसिस पे काम करना चाहिए, पर सेंटर जो डिसीजन ले लेता है। तो इसने बोला कि भाई जो भी उसका स्ट्रक्चर है, उसकी पावर है, उसको रिकंसिडर करो। यानी फाइनेंस कमीशन रिकमेंडेशन नेक्स्ट पॉइंट है। तो इसमें क्या है कि 14th फाइनेंस कमीशन जो है 2015-20, तो इसमें इसने बोला इंक्रीज कर दो स्टेट का शेयर इन द डिविजुअल पूल फ्रॉम 32 to 42, स्ट्रेंथनिंग द स्टेट ऑटोनॉमी। तो बोला कि इसने भाई 32 से 42 पे लेके आ जाओ। तो 15 फाइनेंस कमीशन 21 से 26, इसने बोला कि 41 जो है रिकमेंडेड 41% डिवोल्यूशन, बोला कि 1% कम कर दो। साइटिंग इंक्रीज एक्सपेंडिचर रिस्पॉन्सिबिलिटी एट द सेंटर ड्यू टू जम्मू एंड कश्मीर का रीऑर्गेनाइजेशन, बोला कि रीऑर्गेनाइजेशन की वजह से जो है ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई एक्सपेंडिचर की, तो कम कर दो। दैन स्टेट हैव क्रिटिसाइज द यूज ऑफ 2011 पॉपुलेशन डेटा फॉर horizontal devolution, claiming it punishes state with better population control, example Kerala and Tamil Nadu। तो स्टेट ने जो है क्रिटिसाइज करा है, स्टेट ने बोला कि भाई तुमने 2001 पॉपुलेशन डेटा क्यों लिया हॉरिजॉन्टल डेवल्यूशन के लिए। मतलब एक तो हो गया कि सेंटर स्टे स्टेट पे, अब सभी स्टेट में कितना पैसा देना है वो हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। तो क्लेमिंग इट, तो केरला तमिलनाडु ने पॉपुलेशन कंट्रोल करा, ठीक है, तो वो कम पॉपुलेशन दिखी उनकी, तो कम पॉपुलेशन दिखी तो उल्टा उनको जो है पनिशमेंट हो गई क्योंकि पैसा कम मिला, तो इसलिए जो है उन्होंने क्रिटिसाइज़ करा इसको। देन इश्यूज एंड कंसर्न, तो इसमें क्या है वर्टिकल इम्बैलेंस। तो सेंटर जो कंट्रोल मोस्ट हाई यील्ड टैक्स वाइल स्टेट हैव ग्रेटर एक्सपेंडिचर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो सेंटर जो है जिसमें ज़्यादा टैक्स मिलता है वो कंट्रोल करता है, और स्टेट के पास में ज़्यादा एक्सपेंडिचर करना है, सेंटर के पास पैसा है, एक्सपेंडिचर स्टेट कर रहा है, तो ये इम्बैलेंस है। देन डिले इन ट्रांसफ़र, तो क्या है जीएसटी कंपनसेशन जो है हैज़ ऑफन बीन डिलेड, क्रिएटिंग कैश फ्लो क्राइसिस फॉर स्टेट्स स्पेशली पोस्ट कोविड। तो डिले कर देते हैं तो इसमें क्या है कि क्राइसिस आता है। पंजाब छत्तीसगढ़ जो है प्रोटेस्टेड नॉन पेमेंट ऑफ जीएसटी ड्यू ड्यूरिंग 2020-22, तो उन लोगों ने प्रोटेस्ट करा कि भाई उनको पैसे दो। देना सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, तो स्टेट जो है कंप्लेंट्स ऑफ एक्सेसिव कंडीशनैलिटी एंड लो फ्लेक्सिबिलिटी इन सीएसएस स्पेंडिंग। तो मान लो सेंटर ने बोला कि मैं तुमको 10 रुपये दे रहा हूँ, तुमको इधर ही करना पड़ेगा, पॉइंट ए में ही करना पड़ेगा, बी में नहीं करना पड़ेगा, सी में नहीं करना पड़ेगा। हो सकता है किसी स्टेट में बी की ज़रूरत हो, ठीक है, तो इसमें क्या है कि उनको पास में कंडीशंस बहुत लगा देते हैं कि तुमको ज़्यादा पैसा तभी मिलेगा अगर तुम इसको फुलफ़िल करोगे, एक अचीव करोगे तब जाके ज़्यादा पैसा मिलेगा, ये कंडीशन होगा तभी जाके पैसा मिलेगा। और लो फ्लेक्सिबिलिटी कि लिकर हटा दोगे तभी ज़्यादा पैसा मिलेगा, ऐसे कोई कंडीशन लगा देते हो कि, और स्पेंडिंग में इनको फ्लेक्सिबिलिटी कम रहती है। एग्जाम्पल जो सेवरल स्टेट लाइक उड़ीसा, बिहार एंड तमिलनाडु फ्लैग फिस्कल स्ट्रेन एंड डेटा प्राइवेसी इशूज डिस्पाइट सेंट्रल इंसेंटिव्स। तो इंसेंटिव देने के बाद में भी इनके पास में कमी होगी पैसे की। देन है पॉलिटिसाइजेशन ऑफ ग्रांट्स। तो इसमें क्या एलिगेशन जो परसिस्ट दैट सेंट्रल डिस्क्रिशनरी ग्रांट्स फेवर पॉलिटिकली अलाइंड स्टेट। तो जो एक सेंटर का डिस्क्रिशनरी ग्रांट भी होता है कि सेंटर अपनी मर्जी से दे सकता है किसी को, तो वो उन्हीं को देता है जिसकी कि पॉलिटिकली अलाइंड स्टेट, जहाँ पे बीजेपी है उसी को ही देगा, मतलब जिस सेंटर में जो है वो अपने स्टेट वालों को ही देगी। देन वे फॉरवर्ड क्या है स्ट्रेंथन कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। तो इंस्टीट्यूशनलाइज रेगुलर मीटिंग ऑफ द इंटर स्टेट काउंसिल एंड जोनल काउंसिल। तो इन काउंसिल्स की रेगुलर मीटिंग होनी चाहिए। देन प्रमोट कंसल्टेशन विद स्टेट बिफोर एनैक्टिंग सेंट्रल लॉ ऑन कंकरेंट और स्टेट सब्जेक्ट। तो इन पे लॉ बनाने से पहले सेंटर से कंसल्ट कर लेना, सेंटर को कंसल्ट कर लेना चाहिए। देन सेकंड पॉइंट है रिवैम्प फिस्कल फेडरलिज्म। तो इसमें क्या रीडिज़ाइन करना सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम टू ऑफर मोर फ्लेक्सिबिलिटी एंड रिड्यूस स्टेट बर्डन। तो भाई जो स्कीम्स हैं उनको रीडिज़ाइन करो जिससे कि उनके ऊपर ज़्यादा बर्डन दिए और फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा मिले।
देन इंश्योर द टाइमली रिलीज ऑफ जीएसटी कंपनसेशन एंड फाइनेंस कमीशन ग्रांट। तो भाई जीएसटी कंपनसेशन जो है टाइम टाइम पे रिलीज़ कर दो, और जो फाइनेंस कमीशन के ग्रांट है उसको भी टाइमली रिलीज़ कर दो। देन इंट्रोड्यूस परफॉर्मेंस लिंक्ड यूनाइटेड ग्रांट टू रिवॉर्ड एफिशिएंसी एंड इनोवेशन। तो परफॉर्मेंस लिंक्ड ग्रांट्स होने चाहिए, अनटाइड ग्रांट्स। इंट्रोड्यूस परफॉर्मेंस लिंक्ड अनटाइड ग्रांट्स, तो जिसने ज़्यादा एफिशिएंसी और इनोवेशन करा उसको ये मिलने चाहिए पैसे। देन रिफॉर्म जो है रोल ऑफ द गवर्नर, तो फॉलो जो है सरकारी एंड पंची कमीशन गाइडलाइन फॉर अडॉप्टिंग नॉन पार्टीसन गवर्नर। तो क्या है, जो सरकारी पंची कमीशन गाइडलाइंस को फॉलो करो। जब गवर्नर को अपॉइंट करते हो उसमें बोला कि क्या है, नॉन पार्टीसन गवर्नर होना चाहिए। देन है क्लियरली डिफाइन लिमिट्स ऑन द गवर्नर्स डिस्क्रिशनरी पावर, जो डिस्क्रिशनरी पावर्स पे लिमिट क्लियरली बता दो, इसके आगे एक शब्द नहीं बोलोगे तुम ऐसे करके ना। देन है इंश्योर द गवर्नर्स एक्ट ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ, इंश्योर गवर्नर एक्ट ऑन ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ इलेक्टेड स्टेट गवर्नमेंट। ये इंश्योर करो कि गवर्नर अपनी मर्जी से काम नहीं करे, एडवाइस पे काम करे। देन है फोर्थ पॉइंट है डिफाइन लिमिट्स ऑफ सेंट्रल एजेंसीज जुरिसडिक्शन, तो सीबीआई, ईडी, एनआईए इनके क्या है उनको बताओ। देन एस्टैब्लिश लीगल क्लैरिटी ऑन द पावर ऑफ एजेंसीज लाइक सीबीआई, ईडी, एनआईए इन द स्टेट। तो भाई इनकी कितनी पावर है ना, वो लॉ में बता दो, एक लॉ बनाओ जिसमें बता दो इनकी क्या क्या पावर है। देन मैंडेट प्रायर स्टेट कंसल्टेशन और कंसेंट फॉर डिप्लॉइंग सच एजेंसीज इन स्टेट मैटर, तो स्टेट मैटर में जो है पहले स्टेट से कंसल्ट करना पड़ेगा या कंसल्ट लेना पड़ेगा तभी इसको डिप्लॉय कर सकते हैं, तो ऐसा मैंडेटरी कर दो। एंड फिफ्थ पॉइंट है कर्ब मिसयूज ऑफ आर्टिकल 356 दैट इज प्रेजेंट रूल, तो फॉलो एसआर बोमाई केस 1994 सेवा टू प्रिवेंट आर्बिट्री डिसमिसल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, कि भाई जो मनमानी से डिसमिस कर देते हैं उसको नहीं होना चाहिए। देन रिक्वायर पार्लियामेंट्री इन द जुडिशियल ओवरसाइट ओवर प्रोक्लेमेशन ऑफ प्रेजेंट रूल, इसमें क्या है, रिक्वायर पार्लियामेंट्री इन जुडिशियल ओवरसाइट, पता नहीं क्या। देन सिक्स पॉइंट है हार्मोनाइज लेजिस्लेशन एंड कंकरेंट लिस्ट, तो इसमें क्या है कि प्रमोट मॉडल लॉ एंड एनकरेज कोऑर्डिनेशन बिटवीन सेंटर एंड द स्टेट। प्रमोट मॉडल लॉ, अच्छा मॉडल लॉ शायद ऐसे होंगे कि भाई सेंटर का एक मॉडल लॉ है, फिर स्टेट उसी के बेसिस पे बनाएंगे, पता नहीं क्या है, पता नहीं ये। अलाउ जो है कंटेक्स्ट स्पेसिफिक एडाप्टेशन ऑफ लॉ बाय स्टेट टू सूट लोकल नीड्स, तो जो कंटेक्स्ट लिखा है उसी के स्पेसिफिक जो है लॉ जो है बनाए। देन सेवन पॉइंट है अकोमोडेट जो है एसिमेट्रिकल फेडरलिज्म, प्रोवाइड ग्रेटर फंक्शनल ऑटोनॉमी टू स्पेशल कैटेगरी और कल्चरली डिस्टिंक्ट स्टेट, तो जो स्पेशल कैटेगरी या कल्चर डिस्टिंक्ट स्टेट है उनको ज़्यादा क्या बोलते हैं ऑटोनॉमी मिले। देन आई रिस्पेक्ट द रीजनल डाइवर्सिटी एंड डेवलपमेंटल नीड्स इन सेंट्रल पॉलिसी मेकिंग। देन है एट्थ है बिल्ड कोलैबोरेटिव गवर्नेंस कल्चर, तो इसमें बोल रहे हैं कि बिल्ड जो है कोलैबोरेटिव गवर्नेंस कल्चर, स्ट्रेंथन फोरम लाइक नीति आयोग विद ग्रेटर स्टेट रिप्रेजेंटेशन एंड कंसेंसस बिल्डिंग पावर, तो नीति आयोग है इसके जैसे भी फोरम है, तो इनमें स्टेट का रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा होना चाहिए और जो है कंसेंसस बिल्डिंग ज़्यादा होनी चाहिए। तो एनकरेज जो इंस्टीट्यूशनल ट्रस्ट एंड कोऑपरेटिव मैकेनिज्म फॉर रिजॉल्विंग इंटर स्टेट डिस्प्यूट, तो इंस्टीट्यूशन पे ट्रस्ट होना चाहिए ना। तेरे कंक्लूजन क्या है,
सेंटर स्टेट रिलेशन जो रिफ्लेक्ट द टेंशन एंड बैलेंस बिटवीन यूनिटी एंड ऑटोनॉमी। तो ये रिफ्लेक्ट करता है बैलेंस यूनिटी और ऑटोनॉमी में। While the constitution empowers the state, a healthy federation depends on cooperation, trust and respect for constitutional boundaries। तो इसको रट लेने का, राधा राधा।